हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यंग मास्टर लिन कमरे के अंदर होते हैं, तभी वहाँ पर महारानी आती है और बोलती है कि एवलिन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मारे अंदर देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर बोलती है कि लॉर्ड एरोबूत, तुम अंदर क्या कर रहे हो। फिर यंग मास्टर बोलता है कि वो मैं यहाँ पर। उसके बाद महारानी बोलती है कि हाँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, मुझे समझाओ, मैं सुन रही हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बैठे होते हैं और यंग मास्टर महारानी को पूरी कहानी बताता है और बोलता है कि तो यहाँ हुआ था, यहाँ पहली बार था जब मैं लिन के सामने आया, जब से वहाँ स्टड से भाग गई। हम लोग अभी मिले हैं और मैंने उसे अभी देखा। तब एक सर्वेंट बोलती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती, उस लेडी को क्या क्या सहना पड़ा। फिर महारानी बोलती है कि तो फिर ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ कि आप ही लिन के बच्चे के पिता है एरोबूत। उसके बाद यंग मास्टर थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है कि हाँ, आपने ठीक कहा महारानी। उसके बाद महारानी बहुत ज्यादा गुस्से से उठती है और यंग मास्टर को बहुत ही तेज एक थप्पड़ मारती है। पीछे की सर्वेंट चिल्लाती है, बोलती है कि ओह महारानी। फिर महारानी बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम क्या सोच रहे थे। तुम्हारे इस पागलपन ने मेरी बहन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। क्या तुमने कभी भी जो तुमने किया उसके प्रति जिम्मेदारी लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। फिर यंग मास्टर बोलता है कि वो मैंने उसे बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की। जब मैंने सुना कि वो हम प्रेग्नेंट है तब मैं चाहता था कि मैं उससे शादी करूं और मैंने उन्हें ढूंढा और शादी का प्रस्ताव रखना चाहा, लेकिन मैं चाहकर भी आज तक उनसे मिल नहीं सका। फिर महारानी बोलती है कि क्या एरिन ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद यंग मास्टर बोलता है कि नहीं, मैं तो बस इसके बारे में सोच रहा था। उसके बाद महारानी बोलती है कि हे लॉर्ड एरोबूत, ध्यान से सुनो, अपने आप को भाग्यशाली समझो क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। फिर यंग मास्टर मार्टिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं। उसके बाद महारानी बोलती है कि सब कुछ बदल गया है, अब आपको एवलिन के साथ अपने रिश्ते में कोई भी दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा। अब तुम बस उसकी दया पर ही निर्भर हो, चाहे वह तुम्हें दंड देने का निर्णय ले या फिर तुम्हारे साथ रहे या फिर वो अपने बच्चे का पालन पोषण स्वयं करे। यहाँ निर्णय बस उसे लेना है, वो जो चाहती है वही होगा। उसे कभी भी अपनी पसंद चुनने का अधिकार नहीं मिला, तो इस बार मैं चाहती हूँ कि वो खुद तय करे कि वहाँ क्या चाहती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वे लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या आपने महारानी के बारे में सुना। उसके बाद एक लेडी बोलती है कि उन्होंने दुनिया को अपने दूर के चिचड़े भाई के बारे में बताया, इसका मतलब यह है कि वहाँ भी शाही होंगी। फिर और कोई बोलता है कि जब मैंने यह समाचार सुना तो मैं सचमुच चौंक गई थी, मैंने काउंट्स विवियन को बहुत ही नजदीक से देखा। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि क्या सचमुच। फिर और एक लेडी बोलती है कि वो किसके जैसी थी। फिर पहली लेडी बोलती है कि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, उसके बाल चांदी के रंग के थे जो बहुत ज्यादा चमक रहे थे और उसका व्यवहार बहुत ही ज्यादा दयालु था। मैं यहाँ कह सकती हूँ कि उसका पालन पोषण एक कुलीन परिवार में बहुत ही प्यार के साथ किया गया। फिर और एक लेडी बोलती है कि क्या सचमुच, मैं खुद उनसे मिलना चाहूंगी। उसके बाद और एक लेडी बोलती है कि मुझे जल्दी से उनसे मिलने जाना चाहिए। फिर और एक लेडी बोलती है कि लेकिन वह लगभग 8 महीने की प्रेग्नेंट लग रही थी। उसके बाद पहली लेडी बोलती है कि क्या 8 महीने आप कह रहे हैं। फिर और एक लेडी बोलती है कि क्या यहाँ अजीब बात नहीं है, वो अपने पति के साथ नहीं आई थी, वहाँ अकेले ही खाने पर आई थी, वहाँ एक शाही पार्टी थी, क्या होगा अगर वहाँ एक नाजायज बच्चे को जन्म दे। फिर और एक लेडी बोलती है कि क्या यहाँ नहीं हो सकता, आप सचमुच सीरियस नहीं हो सकते है ना। फिर सब लोग मनी मन बोलते हैं कि मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता कि वे लोग एक बेशर्म औरत की ऐसी प्रशंसा करे। उसने जो भी किया उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, चाहे वहाँ राज परिवार की क्यों ना हो। लिन कैसे उच्च समाज में चले जाना यहाँ बहुत ही ज्यादा अजीब लोगों को लग रहा था और लोग उसके बारे में अजीब अजीब बातें फैला रहे थे और बोल रहे थे। बहुत लोगों को उस पर शक था और बहुत लोग उसके व्यवहार की सराहना कर रहे थे। पति के बिना किसी बच्चे को पैदा करना यहाँ गलत माना जाता था किसी भी तरह से, चाहे जो भी हो। और जब लिन लॉयल बॉल पर अकेली दिखी तो 5 उच्च समाज इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वहाँ एक आवारा लेडी थी। उन लोगों ने बोला उससे देखो, वहाँ नाजायज बच्चे को जन्म दे रही है। वह शर्म लेडी वह अवश्य ही आसानी से किसी के साथ भी सो जाने वाली लेडी होगी।
उसमें कहने लायक कोई भी गुण नहीं है कि शाही परिवार उस बेशर्म लड़की से उबर पाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, महारानी को दिखाया जाता है। एक सर्वेंट दरवाजे को नॉक करती है और बोलती है कि महामहिम बेटिनवा यहाँ पर आई है। उसके बाद महारानी पीछे मुड़ती है और लीन अंदर आते हुए बोलती है कि क्या आपने मुझे बुलाया? फिर महारानी बोलती है कि मुझे माफ करना कि मैंने आपको इतनी देर से बुलाया, आप शायद सो गई होगी और नींद में थी। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको नहीं जगाया। उसके बाद लीन बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस टहल रही थी महारानी। फिर महारानी बोलती है कि हाँ, यहाँ सोने में तो अच्छा है। उसके बाद लीन बोलती है कि लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी भी शराब पीते हुए नहीं देखा। फिर महारानी बोलती है कि जब मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती हूँ तो मैं एक गिलास पी लेती हूँ। बचपन में मैंने अपने पिता की एक बेहतरीन शराब की विस्की से एक घुट चुराकर पी लिया था। फिर लीन बोलती है कि ओह, आप कितने ज्यादा साहसी है। फिर महारानी बोलती है कि एवलिन, क्या आपने अफवाह सुनी है? फिर लीन बोलती है कि हाँ, मैंने सुनी है। लोग मानते हैं कि मैं एक नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। उसके बाद महारानी बोलती है कि हाँ, इसी बारे में मेरा निर्णय अब परिवर्तन रहेगा। यहाँ आप पर निर्भर करता है कि आप सचमुच लॉर्ड एडिपस से शादी करना चाहते हैं या फिर नहीं। उसे सजा दो या फिर बच्चे का पालन पोषण स्वयं करो, यहाँ आपकी पसंद है। आप जो कुछ भी करना चाहे, मैं आपको किसी चीज में भी नहीं रोकूंगी और हर एक चीज की आजादी दूंगी। फिर लीन बोलती है कि लेकिन अगर मुझे अकेले इस बच्चे का पालन पोषण करना पड़े तो क्या यहाँ आपको मुश्किल में नहीं डाल देगा? फिर महारानी बोलती है कि अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो यहाँ सब कुछ आपकी गलती नहीं है। आप अपने आप को दोष मत दो, मैं आपकी रक्षा करूंगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। फिर लीन मनी मन बोलती है कि यहाँ सब कुछ नहीं चलेगा। मैं अपनी प्रेगनेंसी के कारण महारानी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने कहा कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक का महल दिखाया जाता है। लीन यंग मास्टर से मिलने जाती है और यंग मास्टर बहुत ही तेज से चल रहा होता है। कुछ सर्वेंट बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज धीरे चलो, आपसे बस एक ही तो गेस्ट मिलने के लिए आई है। यंग मास्टर लीन को देख के बोलता है कि ओ हेलो लीन। उसके बाद लीन बोलती है कि हेलो लॉर्ड एलोवुड। फिर यंग मास्टर बोलता है कि ओह लीन, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? फिर लीन बोलती है कि और अब और मेरे नजदीक मत आओ, जब मैं आपसे बात कर लूं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर यंग मास्टर बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और उसके बाद लीन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें स्वयं को मुक्त करने का अवसर दूंगी। यह सुन के यंग मास्टर थोड़ा सा चौंकता है और फिर लीन बोलती है कि लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ एक प्रेमहीन विवाह होगा जिसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बस शादी करो। मुझे यकीन है कि आपने मेरे बारे में जो अफवाह फैल रही है उसके बारे में सुना जरूर होगा। मैं शाही परिवार की प्रतिष्ठा को धूल में मिला रही हूँ और अगर दुनिया को पता चल गया कि आप मेरे बच्चे के पिता है तो हालत और भी बदतर हो जाएगी। मेरे लिए आपको अब यंग मास्टर कहने का कोई भी मतलब नहीं दिखता। अब मैं आपको बस लॉर्ड कहूंगी, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फिर यंग मास्टर मनी मन बोलता है कि लीन अब भी आप पहले की तरह ही दयालु है। फिर यंग मास्टर बोलता है कि ओ चलो हम लोग फिर उसे करते हैं। फिर यंग मास्टर मनी मन बोलता है कि यहाँ तक कि अब भी आप किसी और की तलाश में हैं और मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि इस शादी में बिल्कुल भी प्यार नहीं होगा। फिर लीन बोलती है कि मुझे खुशी है कि हमारे बीच समझौता हो गया है, अब आप वापस जा सकते हैं। फिर यंग मास्टर मनीमन बोलता है कि जब तक मैं आपके साथ रह सकता हूँ। इस शादी की खबर जंगल में फैलने वाली आग की तरह हर जगह फैल गई। एक लेडी बोलती है कि ओह क्या तुमने वहाँ खबर सुनी? आप काउंटेस बेटिनिया और लॉर्ड एलोवुड के बीच विवाह की बात चल रही है ना? फिर और एक लेडी बोलती है कि क्या सचमुच तुम सीरियस हो? क्या इसका मतलब यह है कि वहाँ बच्चे का पिता है? फिर एक और लेडी बोलती है कि हाँ, मैंने कभी भी इसकी कल्पना भी नहीं की है। रुको एक मिनट, क्या इसी कारण से लेडी ब्लैक नाइट और उसके बीच सगाई तोड़ी गई थी? क्या उसने इसी वजह से उन लेडी से अपनी शादी तोड़ ली? फिर और एक लेडी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ शादी इसलिए टूटी क्योंकि उनका एक गुप्त प्रेमी था और मैंने उनकी प्रेम कहानी सुनी है। क्या आप इसके बारे में और ज्यादा सुनना चाहते हैं? फिर दो लेडी और बोलती है कि बिल्कुल, हम सब कुछ कान लगाकर सुनना चाहते हैं और हमें यहाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आप बोलिए, आपको जो भी पता है। फिर वो लेडी बोलती है कि वे लोग तब में प्यार में पड़े जब वे बीमार थे, लेकिन शाही परिवार ने अभी तक दुनिया के सामने उनकी उपस्थिति की घोषणा नहीं की थी। क्योंकि वे लोग चाहते थे कि उनका रिश्ता सबके सामने आ जाए, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से विवाह करने का निर्णय लिया। और अब जब सारी बातें सामने आ गई है तो ऐसा लगता है कि वे लोग एक भव्य समारोह का आयोजन करेंगे। फिर एक लेडी बोलती है कि हाँ, मैं पूरी तरह समझ गई। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि तुम वहाँ गर्भवती होने से पहले ही शादीशुदा थी। लोगों को यहाँ मानना बहुत आसान हो गया और उन लोगों ने इस बात को मान भी लिया और सब लोगों में लीन के प्रति जो भावना फैली थी वहाँ धीरे धीरे चेंज होने लगी। वे लोग लीन को
उतना बुरा कहने लगे थे वे लोग अभी उनको उतना बुरा नहीं कहते। फिर कुछ सर्वेंट आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि यहाँ कितनी शर्म की बात है, लॉर्ड एरवुड बहुत ही ज्यादा तेजस्वी है। यहाँ बहुत सी लेडीज है जो उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। एक छोटे से सफेद झूठ ने दूसरों को बड़ी आसानी से मूर्ख बना दिया और वे लोग इस झूठ को मानने भी लग गए। यहाँ खबर एरवुड स्टेट में फैल गई। वे लोग बोलने लगे कि क्या आप लोगों ने सुना कि यंग मास्टर शादी कर रहे हैं। फिर और कोई बोलता है कि हाँ, शाही परिवार के एक सदस्य से। फिर कोई बोलती है कि ओह, मैंने किसी से यहाँ सुना है वहाँ कॉन्टेस वेविया है, कोई और नहीं बल्कि लीन है। फिर और लेडी बोलती है कि कैसे उनके बाल चांदी के रंग के थे। लेडी एलिजाबेथ तब उसके लिए तैयार है कि आपको याद है कि वह लेन के साथ कितनी ज्यादा बुरी तरह पेश आती थी। उसके बाद लेन की फ्रेंड जो सर्वेंट थी वह मनी मन बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ लेन। फिर दूसरा सर्वेंट बोलते है कि जब वहाँ वापस आएगी तो हमारा क्या होगा, क्या हम सभी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर दूसरा कोई बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर लेन की फ्रेंड मनी मन बोलती है कि मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ और जीवित हैं। उसके बाद चिपटोतारा में ड्यूक को दिखाया जाता है। वह चिल्लाता है, बोलता है कि क्या आप यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ काउंट्स वेविया है, वहाँ और कोई नहीं बल्कि वह नौकरानी है जिसे आप ढूंढ रहे थे। फिर यंग मास्टर बोलता है कि हाँ, यहाँ सही है। फिर ड्यूक बोलता है कि लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है, मैंने सोचा था कि ऐसी बातें बस किताबों में ही होती है, यहाँ रियल में कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि आप दोनों एक साथ होने के लिए तय थे। आप दोनों का एक साथ शादी करना यहाँ ऊपर से ही लिख कर आया था। भगवान ने आप दोनों की जोड़ी बनाई है, आखिरकार अभी आप शादी कर रहे हैं। उसके बाद यंग मास्टर मनीमन बोलता है कि हाँ, हालांकि यहाँ एक प्रेम विवाह नहीं होगा। यहाँ एक ऐसी शादी है जिसमें प्यार नाम की कोई भी चीज नहीं है और न इसमें कोई गुंजाइश है। फिर ड्यूक बोलता है कि शाही परिवार का एक सदस्य, आपको उनके साथ बहुत ही ज्यादा सम्मान से पेश आना चाहिए। उसके बाद यंग मास्टर बोलता है कि हाँ पिताजी। फिर ड्यूक बोलता है कि बड़े अफसोस की बात है, मैं यहाँ चाहता था कि आपकी मॉम भी आपकी शादी देखने के लिए काश यहाँ पे होती। फिर यंग मास्टर बोलता है कि हाँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, काश वह यहाँ पर होती। यंग मास्टर लेन की शादी की खबर टार्जन तक भी पहुँच गई। उसके बाद हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो सारे सामान को तोड़ती और चिल्लाने लगती है। सभी सर्वेंट दौड़ के आते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है, क्या बात है, क्या हमारी लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वह फिर से गुस्से में है। फिर एक लेडी बोलती है कि इसकी शुरुआत तब से हुई जब से उन्हें घर से एक लेटर मिला। फिर और एक लेडी बोलती है कि उसे रहने देते हैं, यहाँ पहली बार नहीं है जब वहाँ इस तरह से गुस्सा हो रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी जैसी किसी औरत को यंग मास्टर की पत्नी बनने के लिए यहाँ तक भेजा गया है। मैं उनकी इस व्यवहार से और इतने गुस्से से मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। फिर दूसरे शर्ट में बोलती है कि चुप हो जाओ, यंग मास्टर आ रहे हैं। उसके बाद एलिजाबेथ चिल्लाती है और बोलती है कि डैम है, मैं उसे मार डालूंगी, इस बार सचमुच ऐसा कर लूंगी। तभी एलिजाबेथ का हाथ यंग मास्टर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि अरे तुमने तो कमरे में सब कुछ तोड़ दिया। तभी एलिजाबेथ चिल्लाती है और बोलती है कि मुझे छोड़ दो गंदे जानवर, तुम कुछ नहीं बल्कि एक बर्बर व्यक्ति हो जो कुलीन होने का दिखावा करता रहा। उसके बाद वहाँ आदमी एलिजाबेथ का हाथ चटक देता है और फिर एलिजाबेथ बोलती है कि हाँ। फिर वहाँ यंग मास्टर बोलता है कि अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ। मेरे हाथ में जो कंगन है उसके साथ मैं आपके पूरे परिवार को खरीद सकता हूँ। आपको मुझसे कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी छोटी मूर्खतापूर्ण कामों को तुरंत बंद करें। मैं इसे और नहीं झेल सकता, मैं अपने धैर्य के अंत तक पहुँच चुका हूँ। फिर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है कि डैम इट, तुम बस कुछ दिन और रुको, मैं एक बार यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लीन को दिखाया जाता है। एक सर्वेंट बोलती है कि यहाँ कितने दिलचस्प बात है, आमतौर पर लोगों से यहाँ दूर भागते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको देखकर वे लोग आकर्षित होकर आपके और ज्यादा पास हो रहे हैं। फिर लीन बोलती है कि हाँ, यहाँ सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद लीन मनीमन बोलती है कि मैंने यंग मास्टर को मुझसे शादी करने के लिए कहा, यह हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मैंने उनसे कहा था कि इस शादी में कोई भी प्यार नहीं होगा, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ झूठ है। मैं अभी तक यंग मास्टर से प्यार करती हूँ। जब मैं उनसे दोबारा मिली और जब वहाँ मुझे गला लगाने के लिए झुका और जब उसने मुझे हक किया और मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा, तब मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा था और वहाँ धड़कना बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा था। इससे मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है।
मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यंग मास्टर ने, जिनसे मैं प्यार करती थी और मैं उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करती थी, मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की गई। लेकिन साथ ही मैं उससे प्यार करने को खुद को रोक नहीं पाती। उसने मेरे साथ जो भी किया हो, फिर भी मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने दिल की गहराई से। अगर हम दोनों हर रोज मिलते रहे और एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे तो मैं अपने दिल के अंदर छुपी हुई उसके प्रति भावनाओं को कैसे छुपा पाऊंगी। तब एक सर्वेंट बोलती है कि काउंटेंस, लॉर्ड एरोपुत आपसे मिलना चाहते हैं, क्या वह यहाँ आ सकते हैं? फिर लुसिया मन ही मन बोलती है कि आज वो यहाँ पर क्यों आए हैं। उसके बाद यंग मास्टर अंदर आते हैं और फिर एक सर्वेंट बोलती है कि हेलो माय लॉर्ड, मैं जानती हूँ कि आप दोनों सगाई कर चुके हैं, लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते। फिर यंग मास्टर बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर इसे छोड़ने के लिए आया था। उसके बाद यंग मास्टर फूलों के एक बुके लुसिया को देते हैं और बोलते हैं कि वे इतने सुंदर थे कि मुझे आपके लिए यहाँ लाना ही पड़ा। आप चाहे तो इसे फेंक सकते हैं, मैं बस चाहता था कि आप ठंडे मौसम में इन जंगली फूलों का आनंद ले। फिर लुसिया यहाँ सुन के बहुत ज्यादा चौंकती है और मन ही मन बोलती है कि यंग मास्टर, मेरे साथ यहाँ सब क्यों हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। उस दिन भी यंग मास्टर ने बहुत सारे फूल भेजे थे। लिन उन फूलों को देख के चौंकती है और बोलती है कि क्या यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लॉर्ड एरोपुत मुझे हर दिन ऐसे उपहार भेजते रहेंगे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उनके दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है। फिर एक सर्वेंट बोलती है कि बस मैं यहाँ सोच रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड एरोपुत अतीत के लिए जो उन्होंने काम किए थे उसके लिए पश्चाताप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लिन बोलती है कि क्या सचमुच? उसके बाद वो मन ही मन बोलती है कि मैं इस पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी यादों में यंग मास्टर एक बहुत ही शांत और हृदयहीन आदमी था, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। क्या वह आदमी वही नहीं है जिसने मुझे अतीत में बहुत कुछ कहा था और जिसे मैं याद करती हूँ, और वह आदमी जिसे मैं अब देखना नहीं चाहती हूँ? असली मार्टिन एरोपुत आखिरकार कौन है? उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुसिया की जांच चल रही होती है। डॉक्टर बोलती है कि और गहरी गहरी सांसें ले, इसे अपने बंदर बनाए रखने की पूरी कोशिश करे। अब आप धीरे धीरे सांसें छोड़ सकती हैं, बच्चा भी स्वस्थ है और आप भी अच्छे हैं। काउंटेस बेटियों, आपको लंबे टाइम तक खड़े होने से या फिर अपने पेट को पकड़ रखने से बचना चाहिए। फिलिन बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई, थैंक यू लेडी शुफियाम। फिलिन मन ही मन बोलती है कि हाल ही में मैं लेडी शुफियाम की देखभाल में रखी गई थी। महारानी ने मुझे बताया कि वहाँ एक पश्चिमी चिकित्सक है जो मेरी देखभाल करती रहेगी। उसके बाद लुसिया पीछे की बातों को याद करती है। महारानी बोलती है कि यह वही डॉक्टर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर वो डॉक्टर बोलती है कि हेलो माय लेडी। फिर लुसिया मन ही मन बोलती है कि मुझे यहाँ जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ था कि वहाँ लेडी एलेना सुफैन थी और मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन थी कि वह मेरी अतीत की छवि के कारण वह मुझे नीची नजरों से देखेगी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथों पर किस किया। उसके बाद एलेना बोलती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई एलेना, शुफरहम आपके सेवा में है। आज से और अभी से मैं आपकी निजी डॉक्टर रहूंगी जो आपकी पूरी जिम्मेदारी लेगी और आपकी देखभाल करेगी। यहाँ देखकर लिन बहुत ज्यादा चौंकती है कि उसके हाथ पर किस किया गया है और वहाँ बोलती है कि ओहो, यह आनंद पूर्णतः मेरा है। तो फिर वहाँ पर हर के साथ बोलता है कि उसे तंग मत करो, उसका एक मंगेतर भी है। उसके बाद लिन मन ही मन बोलती है कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाए। फिर हरगिस बोलता है कि इससे बीते अरसा हो गया। फिर लिन बोलती है कि हाँ, इसे बीते बहुत टाइम हो गया यंग मास्टर हरगिस। फिर लिन मन ही मन बोलती है कि कभी कभी लॉर्ड हरगिस हमारे यहाँ पर चाय पीने आते हैं। फिर हरगिस बोलता है कि अब आपको मुझे यंग मास्टर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर लिन बोलती है कि ओ बेशक लॉर्ड हरगिस। फिर लिन मन ही मन बोलती है कि मैं महल में जीवन का बहुत ही आनंद ले रही हूँ, लेकिन साथ ही मैं इस बात से बहुत ज्यादा एहसास महसूस कर रही हूँ। फिर एलेना बोलती है कि बड़ी शादी से पहले अपने आप को थकाओ मत। फिर लिन बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर एलेना बोलती है कि हाँ शादी बिल्कुल ही नजदीक आ गई है, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। क्या आपके मन में कुछ है लेडी? फिर लिन थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि ओह, आपको कैसे पता? क्या डॉक्टर मन भी पढ़ सकते हैं? उसके बाद एलेना बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें नहीं पता? फिर एलेना मन ही मन बोलती है कि उसके चेहरे से साफ नजर आता है कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। फिर लिन बोलती है कि आपको यहाँ किसी को भी नहीं बताना चाहिए, खासकर लॉर्ड एरोपुत को। फिर एलेना बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा यहाँ सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी, इसे अपने पास सेफली रखूंगी। फिर लिन बोलती है कि मैंने उससे पहले शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन सच तो यह है कि यहाँ मैं लॉर्ड एरोपुत के साथ शादी करने जा रही हूँ, लेकिन इसे लेके मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ। जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं लेडी एलिजाबेथ की निजी नौकरानी थी
और अगर मैं लेडी एलिजाबेथ के रूप में वहाँ पर वापस जाऊँ, मैं फिर से लेडी एलिजाबेथ को देखूंगी और मेरा उनका फिर से सामना होगा और उनका सामने करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इतना ही नहीं, लॉर्ड एलिजाबेथ हर दिन मुझसे मिलने आते हैं। वो बोलते हैं कि ये तुम मेरे साथ जाना चाहोगे, और इसके अलावा वो हर रोज मेरे लिए नए नए गिफ्ट भी लेकर आते हैं और मुझे बहुत सी जगह घुमाने भी लेकर जाते हैं। लेकिन वो मुझसे मुश्किल से एक शब्द बोलता है। पूरे रास्ते हम बिना बात के ही चलते रहते हैं। मैं नहीं जानती कि उसके दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है। फिर एलेना बोलती है कि क्या आप यहाँ कहना चाहते हैं कि मार्टिन उस तरह से व्यवहार कर रहा है। फिर एलेना मन ही मन बोलती है कि यहाँ वह मार्टिन नहीं है जिसे मैं जानती थी। उसने कभी भी अपने अलावा किसी और में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पीछे का सीन दिखाया जाता है। एलेना और हरगिस छुपकर देखने लगते हैं। मार्टिन और एक लड़की वहाँ पर होती है। एक लड़की मार्टिन से बोलती है कि आप सचमुच यहाँ पर आए हैं। उसके बाद मार्टिन बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। उसके बाद वहाँ लड़की बोलती है कि हे माय लॉर्ड, आप पर मुझे शुरू से ही क्रश है। मैं एक दिन आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ चॉकलेट विशेष रूप से आपके लिए लाई हूँ जिसे मैंने खुद बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ अच्छा लगा होगा। उसके बाद मार्टिन वहाँ चॉकलेट लेता है और उसी लड़की के सामने नीचे फेंक देता है और वह गुस्से से बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप मेरे प्रति ऐसी भावनाएं कैसे रख सकते हो, और इसके अलावा मुझे आप में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। एलेना मन ही मन बोलती है कि मार्टिन अब कितना ज्यादा भयानक लग रहा था। जब भी कोई उसमें इंटरेस्ट दिखाती थी तो वह उसका मजाक उड़ाता था और उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। यहाँ देखना बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है और बहुत ही ज्यादा मजेदार भी कि वह लेन को जीतने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष कर रहा है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और फिर एलेना बोलती है कि एक माँ होने में क्या गलत है। मुझे यकीन है कि एक पिता जैसा व्यक्ति होना अच्छा होगा, लेकिन अगर आप बच्चे का पालन पोषण स्वयं कर सकते हैं और अगर विशेषकर आपके पास वे सारे साधन है जिसे बच्चे की जरूरत है और जिससे बच्चे का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, तो इसमें क्या गलत होगा। फिर लीन बोलती है कि क्या ऐसा है, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा पसंद है कि आप चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं देखते। और फिर एलेना बोलती है कि और इसके अलावा एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा दूर है और वहाँ जल्द वापस नहीं आएगी, तो प्लीज निराश मत होइए लेडी बेटिनो। अब आप एक काउंटेस है और शाही परिवार का सदस्य भी। फिर लीन बोलती है कि थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने पहले ही उनसे शादी करने के लिए कहा था और अब मैं पीछे नहीं हटना चाहती। अगर चीजें इसी तरह से होनी है और पहले जाके भी जिस तरह भी होगी, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूंगी और मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हूँ। फिर एलेना मन ही मन बोलती है कि उसका मतलब क्या है। फिर एलेना बोलती है कि हे माय लेडी, मुझे आशा है कि आप इस बात को गलत तरीके से नहीं लेंगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमी हो, मार्टिन और आपके बीच। किसी भी तरह मैं उसके कामों को ठीक ठहराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस मैं बोल रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी बात सुन लेनी चाहिए। उसकी बात सुनने में कोई भी नुकसान नहीं है, और अगर आप यहाँ तय करते हैं कि शादी आपके लिए नहीं है, तो मुझे आपको एक सक्षम तलाक वकील से मिलवाने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। फिर लुसिया बोलती है कि हाँ, आपने जो कुछ भी मुझे कहा है वहाँ कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एलेना बोलती है कि हाँ, महल जल्द ही आगामी कार्यक्रम के कारण बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा। फिर लीन बोलती है कि क्या कौन सी घटना, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। फिर एलेना बोलती है कि ओह, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, यहाँ कुछ दिनों में होने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। महल में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा लग रहा था कि महल में पार्टी चल रही है। महारानी सभी से बोलती है कि वार्षिक रॉयल हार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग इस पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नियम वही रहेंगे, केवल राइफलों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह सब कुछ देख के लुसिया मन ही मन बोलती है कि तो यह घटना थी जिसके बारे में लेडी एलेना ने मुझे बताया था। फिर महारानी बोलती है कि आपको पक्षियों, खरगोशों जैसे छोटे छोटे जानवरों के लिए 1 अंक मिलेंगे तथा शूर और लोमड़ियों जैसे बीच के जानवरों के लिए 2 पॉइंट मिलेंगे। जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल करेगा उसे एक बहुत ही अच्छा अवार्ड मिलेगा। उसके बाद लेन की सर्वेंट लेन से बोलती है कि क्या आप जानती है लेडी बेटिनो, शाही शिकार के दौरान सबसे रोमांटिक चीजें होती हैं। फिर लेन बोलती है कि आपका मतलब क्या है। फिर वह सर्वेंट बोलती है कि यहाँ पर जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है वे लोग अपना अपना पहला शिकार उस लेडी को सौंपेंगे जिस लेडी से वहाँ प्यार करते हैं।
और लेडी को शिकारी को गाल पर किस कर कर उसे पुरस्कृत करना चाहिए। लिन यह सुनकर थोड़ा सा चौंकती है और मन ही मन बोलती है कि क्या गाल पर एक किस। उसके बाद लिन की नजर मार्टिन पर जाती है जो आगे की तरफ चलकर जा रहा होता है। लिन मन ही मन बोलती है कि मुझे इस बात से आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर मार्टिन मुझे अपना पहला शिकार देंगे। फिर मार्टिन तिरछी नजरों से लिन की तरफ देखता है और फिर तभी आर्गस वहाँ पे आता है और मार्टिन को हेलो बोलते हुए बोलता है कि तो क्या आप शिकार करने के लिए तैयार है मार्टिन। उसके बाद मार्टिन बोलता है कि हाँ देख लेना, मैं तुमसे ज्यादा शिकार पकड़ के दिखाऊंगा। फिर आर्गस बोलता है कि ओहो जरा सोचिए, आपका पहला शिकार किस लेडी के पास जाएगा। हाँ फिर मार्टिन बोलता है कि हाँ यहाँ तो एक सीक्रेट है। उसके बाद आर्गस बोलता है कि ओह तो ऐसा है, लेकिन मैं तो अपना पहला शिकार काउंटेस बेटिनो को भेंट करने की योजना बना रहा हूँ। फिर मार्टिन आर्गस की तरफ गौर से देखने लगता है और बोलता है कि आप मुझे परेशान करने की योजना बना रहे हैं ऐसा लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग अपना शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। हमें एक खरगोश को दिखाया जाता है जिस पर लगातार गोलियां चलाई जाती है। उसके बाद मार्टिन एक खरगोश पर निशाना बनाता है लेकिन निशाना चूक जाता है जिससे खरगोश भाग जाता है। तभी आर्गस पीछे से बोलता है कि ओहो तुम तो निशाना नहीं लगा पाए और वहाँ खरगोश भाग गया, तुमने उसे क्यों जाने दिया। फिर मार्टिन बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मैं अपनी पहली पेशकश में यहाँ देना नहीं चाहता था, एक छोटा सा खरगोश का बच्चा। और हाँ तुम मेरे पीछे पीछे से क्यों घूम रहे हो, मेरे पीछे से क्यों बैठे हो। उसके बाद आर्गस बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहीं रुकूंगा तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी जरूर पकड़ लूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में कुछ पकड़ के लाता है और बोलता है कि देखो मॉम, मैं आपके लिए एक मेढक पकड़ के लाया हूँ, मैं अपना पहला शिकार आपको समर्पित करता हूँ मॉम। उसको देख के सब लोग चौंकते हैं और बोलते हैं कि यहाँ कितना प्यारा बच्चा है। उसने इसे उसकी मॉम के लिए पकड़ा। फिर उसकी मॉम बोलती है कि ओहो तुमने इसे अपनी मॉम के लिए पकड़ा है, कितना प्यारा बेटा है मेरा। फिर वो छोटा सा बच्चा बोलता है कि हाँ क्योंकि आप पूरी दुनिया में मेरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं। फिर उस लड़की की मॉम बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए कुछ पकड़ने की कोशिश की है लुइस, लेकिन हम अपने छोटे मेढक दोस्त को चोट नहीं पहुँचा सकते है ना, कि हम दोनों इसे एक साथ छोड़ दें। फिर लुइस बोलता है कि हाँ जरूर मॉम। लिन यहाँ सब बहुत प्यार से देख रही होती है और मन ही मन बोलती है कि कितना अच्छा छोटा लड़का है। फिर लिन की सर्वेंट बोलती है कि यंग मास्टर लुइस एक बहुत ही आकर्षक लड़के हैं और मुझे यकीन है कि आपका बच्चा भी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और उतना ही ज्यादा प्यारा होगा माय लेडी। फिर लिन बोलती है कि हाँ ऐसा ही हो, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं यहाँ चाहती हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। तभी सर्वेंट को कुछ महसूस होता है। वह सर्वेंट नीचे झुक के लिन के पेट की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि ओहो क्या अभी बच्चे ने आपके पेट पर लात मारी है। मुझे ऐसा लगता है कि वह बताना चाहता है कि वह पूरी तरह से ठीक है माय लेडी। ऐसा लगता है कि वह हाल ही में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और वे बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बनेंगे। फिर लिन बोलती है कि हाँ मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हो। फिर लिन मनी मन बोलती है कि मुझे आश्चर्य है कि बच्चा कैसा होगा, क्या लॉर्ड अरुपुत की तरह वहाँ काले बालों के साथ पैदा होगा या फिर मेरे जैसे उसके चांदी के बाल होंगे। अगर संभव हो तो मुझे लगता है कि हमारा बच्चा अपने पिता की तरह ही सुंदर और अच्छा बनेगा। अरे नहीं, यहाँ सब मैं क्या क्या सोच रही हूँ, वहाँ तो बच्चा भी नहीं चाहता था। फिर कुछ लोग शिकार कर रहे होते हैं और वे लोग बोलते हैं कि डैम इट, यहाँ पर तो कोई पक्षी भी नहीं देख रहा। और फिर और एक आदमी बोलता है कि मैंने तुमसे शूटिंग रेंज का अभ्यास करने के लिए कहा था। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि लेकिन मुझे अपने कपड़ों पर बारूद लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मैं आशा कर रहा था कि लेडी एमा के लिए मैं कुछ पकड़ सकूंगा। तभी पहला आदमी गुस्सा होते बोलता है कि क्या तुमने अभी भी क्या कहा, तुम्हें मेरी छोटी बहन के साथ भावना रखने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वहाँ दूसरा आदमी बोलता है कि क्या करे, हमारी भावनाएं एक जैसी हैं। तो उसके बाद और एक आदमी बोलता है कि अभी तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, तुम लोग इस तरह से लड़ाई कर रहे हो, तुम लोगों ने सारे जानवरों को भगा दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग कभी भी कुछ नहीं पकड़ पाएंगे, वे जानवर डर के मारे यहाँ से भाग गए होंगे। फिर वह आदमी अपने हाथ में रखा हुआ पत्थर पीछे फेंकता है, वह पत्थर जाके एक जानवर के शरीर में लगता है। फिर वह आदमी बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। तो उस आदमी की नजर पीछे जाती है, वहाँ पीछे दो लाल आंखें चमक रही होती है और वहाँ उस चमकती आंखों को देख के डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सारे लेडीज को दिखाया जाता है जो सामने देख के बहुत ज्यादा चौंकते हैं और बोलते हैं कि हाँ वहाँ आवाज कैसी है। कोई बोलती है कि मुझे लगा कि मैंने अभी भी कोई चीख सुनी है।
फिर और कोई बोलता है कि क्या उन लोगों ने सांप या फिर कोई और चीज देख ली है। ओह देखो, जंगल से कोई बाहर आ रहा है, जल्दी से देखो। फिर लुसिया सामने देखती है मार्टिन एक हिरन को लेकर आ रहा होता है। फिर सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ओह वहाँ तो एरोबोट मार्टिन है। उन्होंने अकेले ही एक विशाल हिरन को पकड़ लिया। प्रथम शिकार प्राप्त करने का सम्मान अब किसे प्राप्त होगा? मुझे यकीन है कि उन्होंने अपनी खास लेडी के लिए यहाँ शिकार पकड़ा होगा। उसके बाद मार्टिन अपने शिकार को लेके रेन के सामने रखता है और घुटनों के बल नीचे बैठ के बोलता है कि मैं अपना पहला शिकार काउंट बेटे को समर्पित करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ देख के बहुत ज्यादा चौंकती है। मन बोलती है कि क्या वह मुझे इस दिन का पहला शिकार देना चाह रही है। उसके बाद लीन के सर्वेंट बोलती है कि ओह आप यहाँ पर क्यों बैठी हो माय लेडी, आपको जाकर उसके गालों पर किस करना चाहिए। फिर लीन बोलती है कि ओह हाँ बिल्कुल। फिर लीन मार्टिन के पास जाती है और मन बोलती है कि यंग मास्टर मार्टिन आपने सचमुच यहाँ किया। उसके बाद लीन मार्टिन के गालों पर किस करती है। तो फिर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे नहीं, यहाँ से भागो, सभी लोग भागो। वहाँ पर एक जंगली पिगी आ गया होता है और वहाँ जोर जोर से आवाज निकाल रहा होता है। सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी भागो, यहाँ पर एक जंगली पिग है, जल्दी करो और यहाँ से महिला और बच्चों को जल्दी बाहर निकालो। फिर कुछ सिपाही बोलते हैं कि सभी लोग जल्दी करो और जल्दी जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। फिर लुइस की मॉम चिल्लाती है और बोलती है कि लुइस लुइस तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चले गए। लुइस का पैर एक पत्थर से टकराता है और वहाँ बहुत जोर से नीचे गिर जाता है और वहाँ चिल्लाकर बोलता है कि मॉम यहाँ मुझे हर्ट कर रहा है। लीन उसे देख के बहुत ज्यादा चौंकती है और मन बोलती है कि वहाँ बच्चा खतरे में है। उसके बाद लीन मार्टिन से बोलती है कि माय लॉर्ड प्लीज प्लीज जाकर लुइस को बचाइए, प्लीज जाइए। फिर मार्टिन मन बोलता है कि क्या लीन सचमुच मुझसे मदद मांग रही है। फिर मार्टिन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी तेज हो सके उतनी तेज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद मार्टिन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नोरा मैं काउंटेस बेबेन को आपकी देखभाल में यहीं पे छोड़ रहा हूँ, प्लीज उसका ध्यान रखना, मैं सब कुछ आप पर सौंप रहा हूँ। उसके बाद नोरा बोलती है कि जी माय लॉर्ड। लुइस गिरकर चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि मॉम आप कहाँ पर हो, मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ मॉम। उसके बाद मार्टिन जाकर उस बच्चे को उठा लेता है और बोलता है कि मत रो, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जाऊंगा, अब डरने वाली कोई भी बात नहीं। उसके बाद लीन और नोरा वहाँ से जा रहे होते हैं। लीन पीछे देख के रुक जाती है और फिर नोरा बोलती है कि क्या हुआ माय लेडी, आप ऐसे रुक क्यों गई है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। उसके बाद लीन बोलती है कि हाँ जरूर। लीन के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर नोरा बोलती है कि क्या हुआ माय लेडी, क्या हुआ आपको, क्या आपको कहीं पर चोट लगी है। तभी वहाँ जंगली पिगी आ जाता है। फिर लीन बोलती है कि अरे नहीं, मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं बहुत ही मुश्किल से चल पाऊंगी, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। वहाँ पिगी बहुत ही गुस्से से लीन की तरफ देख रहा होता है। मार्टिन लुइस को लेकर उसकी मॉम के पास ले जाता है और उसकी मॉम बोलती है कि माय लॉर्ड आपको बहुत बहुत धन्यवाद लुइस। फिर लुइस चिल्लाकर बोलता है कि मॉम। फिर शेरा सिपाही बोलते हैं कि आप लोगों को तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, जल्दी करो यहाँ से निकलो। उसके बाद मार्टिन बोलता है कि लुइस को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, प्लीज इसे ले लीजिए और आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए। उसके बाद लुइस की मॉम बोलती है कि थैंक यू माय लॉर्ड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तभी नोरा चिल्लाती बोलती है कि माय लेडी। नोरा की चिल्लाने की आवाज सुन के मार्टिन पीछे मुड़ता है और वहाँ देखता है कि नोरा लीन से बोलती है कि क्या हुआ माय लेडी, क्या आप ठीक है। फिर लीन बोलती है कि पता नहीं मेरे पेट में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, मैं मुश्किल से चल पाऊंगी। तभी लीन की नजर उस पिगी पर जाती है और लीन उसे देख के मन बोलती है कि तो यहाँ अब किस तरह से खत्म होगा, क्या यहाँ सचमुच मैं मर जाऊंगी। तभी लीन चिल्लाती हुई बोलती है कि यहाँ से जाओ और अपने आप को बचाओ नोरा। फिर नोरा बोलती है कि नहीं मैम, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। जैसे ही वो जंगली पिगी दौड़कर लीन की तरफ आ ही रहा होता है, तभी बीच में मार्टिन आ जाता है और शोर को किसी तरह रोक लेता है। मार्टिन चिल्लाता है बोलता है कि लीन जल्दी से यहाँ भागो, जब तक हो सके बच जाओ, यहाँ से जाओ, जल्दी से जाओ। वह आवाज सुन के लीन को कुछ याद आने लगता है। लीन पीछे की बातों को याद करती है और मन बोलती है कि वह आवाज यहाँ। लीन को याद आता है कि जिसने उसकी जान बचाई थी उसने चिल्लाया था और उसने बोला था कि यंग लेडी प्लीज यहाँ से चले जाओ, जब तक हो सके तब तक भागो और बचो उनसे। फिर लीन मन बोलती है कि क्या उस आदमी की आवाज जिसने मेरी जान बचाई थी, क्या ये दोनों सेम है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें महल दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। मार्टिन को चोट लगी हुई होती है और मार्टिन बिस्तर पर सोया होता है और लीन उसी के पास बैठी होती है।
लीन बहुत ज्यादा गौर से मार्टिन की तरफ देख रही होती है और मन ही मन बोलती है कि यंग मास्टर मार्टिन को शिकार के दौरान गंभीर चोट लगी। उसके बाद हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। मार्टिन शोर से भिड़ गया होता है और फिर मार्टिन अपने कमर में रखा हुआ चाकू निकाल लेता है और फिर उस पिगी को उससे मार देता है। फिर सब लोग चिल्लाते बोलते हैं कि उसने शिकार के चाकू से उस पिग को मार डाला। फिर सारे सिपाही दौड़ कर आते बोलते हैं कि क्या आप ठीक है माय लॉर्ड, क्या आपको चोट तो नहीं लगी? मार्टिन भी नीचे पड़ा होता है, उसे भी बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। फिर कोई चिल्लाकर बोलता है कि उसके शरीर से खून बह रहा है, जल्दी से जल्दी चलो, हमें डॉक्टर के पास इसे लेकर जाना चाहिए, जल्दी करो। फिर कोई बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए। लेकिन यहाँ सब देख के बहुत ज्यादा हैरान और दुखी होती है। फिर कोई चिल्लाकर बोलता है कि डॉक्टर कहाँ पर है, जल्दी से जल्दी उन्हें बुलाओ, ये इनका खून बह रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एलेना लीन के बच्चे को चेक कर रही होती है, बोलती है कि हाँ चलो देखते हैं कि बच्चा कैसा है, क्या वहाँ ठीक है। फिर एलेना लीन को बोलती है कि जब आप दौड़ने की कोशिश करते हो तो आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर लीन बोलती है कि क्या सचमुच मेरा बच्चा ठीक है ना? लेडी एलेना, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या लॉर्ड एरोपुद कुछ महीने पहले राजधानी छोड़कर कहीं पर चले गए थे? यह सुन के एलेना थोड़ा सा चौंकती है और फिर स्माइल करते हुए बोलती है कि आप उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सीन प्रेजेंट में आता है। लीन मनी मन बोलती है कि सौभाग्य से लॉर्ड एरोपुद को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी, वो अभी ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में अभी कुछ टाइम लगेगा। क्या सचमुच यंग मास्टर ने मुझे उस टाइम बचाया था जब मेरी जान खतरे में थी, या फिर मैं यहाँ सब कुछ गलत कर रही हूँ? तभी मार्टिन की आंखें खुलती है और मार्टिन बोलता है कि लीन। उसके बाद लीन बोलती है कि हे लॉर्ड, क्या अभी आप ठीक हो, आप जाग रहे हो? फिर मार्टिन बोलता है कि अभी मैं कहाँ पर हूँ? उसके बाद लीन बोलती है कि यहाँ शाही महल है और आप गेस्ट रूम में है। फिर मार्टिन बोलता है कि कितना टाइम हो गया, मैं सो रहा था, मैं बेहोश था। फिर लीन बोलती है कि यहाँ लगभग आधा दिन हो चुका है। फिर मार्टिन बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं जागा आप वहाँ पहला व्यक्ति थे जिन्हें मैंने देखा। फिर लीन बोलती है कि माय लॉर्ड, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या वो आप ही थे जिन्होंने मुझे पेरियो में होने वाले हमले से बचाया था, उस आदमी से जो आदमी मुझे मारने आया था? यह आवाज सुन के मार्टिन थोड़ा सा चौंकता है और फिर बोलता है कि लीन, हाल ही में मैं इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में आखिरकार क्या करना चाहता हूँ, और जब मुझे एहसास हुआ कि जिस पर मैं यकीन कर रहा था वह सब कुछ एक झूठ था। मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि मार्टिन, हालांकि आपकी और एलिजाबेथ के पिता अलग अलग है, लेकिन वह भी मेरी प्यारी बेटी है। आपको यहाँ सुनिश्चित करना होगा कि एलिजाबेथ अपने शेष जीवन में एरोपुद बनी रहे जितनी जल्दी हो सके, इसलिए आपको उतनी जल्दी अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना है ताकि आप जल्द से जल्द अपनी बहन की रक्षा कर सके। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा दुखी था और मैं होश में नहीं आ पा रहा था, और जब मैं स्टेट में वापस आया तब मैं आपसे टकराया। आप उससे बहुत ज्यादा अलग थे जो मुझे याद था। आप एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत महिला बन गई थी, लेकिन आपके साथ दयालुता से पेश आने की बजाय मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया, यहाँ सोचकर कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगी। मैंने अपनी सामाजिक स्थिति का उपयोग खराब तरीके से किया और तुम्हें अपना खिलौना बनाकर रखा। मैं अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने पर बहुत अधिक केंद्रित हो गया था। आपने कहा था कि आप जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन मैंने नहीं सुना, और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा था तो मैं आपसे मिलना चाहता था और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता था। मैंने बहुत बुरा किया था आपके साथ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दुख पहुँचाया है। मैं सचमुच आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और वे सारी चीजें मैं ठीक करना चाहता हूँ जो मैंने बिखराई है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप जिंदगी भर मुझसे नाराज रहे। जब तक आप मुझे अपने पास रहने की अनुमति देते हैं तब तक मैं कुछ भी सहन कर लूंगा। लेकिन यहाँ सब सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और बोलती है कि मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ, आपने हमें बचा लिया। फिर मन ही मन बोलती है कि हम सारी रात बातें करते रहे। हमने एक दूसरे का रिपोर्ट के स्टेट के बाहर के जीवन के बारे में बताया। यहाँ पहली रात थी जब हम दोनों एक साथ थे और उसने मुझे प्यार नहीं किया था। हमने बस एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बारी बारी से एक दूसरे की बातें सुनी। यहाँ पहली बार था जब मुझे उससे गर्माहट महसूस हुई, यंग मास्टर मार्टिन की उपस्थिति में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें महारानी को दिखाया जाता है। महारानी बोलती है कि अच्छा ऐसा है तो आपने अपना मन बना लिया। मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी शादी से पहले एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। फिर लीन बोलती है कि मैंने अपना निर्णय चेंज किया, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन मैं मार्टिन एरोपुद की देखभाल करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बचाने की कोशिश में वहाँ घायल हो गए थे, इसलिए मैं उनके साथ एरोपुद
स्टेट में वापस जाना चाहती हूँ। तभी सब लोगों की आवाज सुनाई देती है। लीन पीछे मुड़ती है और देखती है कि नोरा हिचकियाँ ले लेकर रो रही है और बहुत ज्यादा आंसुएं बहा रही है। फिर लीन नोरा के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ नोरा, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। फिर नोरा बोलती है कि मुझे माफ कर देना माय लेडी, आपकी सेवा करना यहाँ बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात थी और मुझे यहाँ सुन के बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि आप जा रही हो। और मुझे यहाँ भी पता है कि मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर देना माय लेडी। नोरा आपको विदा नहीं कर पाएगी क्योंकि वहाँ महल से संबंधित है। फिर लीन बोलती है कि हाँ यहाँ शर्म की बात है, लेकिन मैं समझती हूँ। उसके बाद महारानी बोलती है कि ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ गए हैं। आप उसे अपने निजी नौकरानी के रूप में एरवुड स्टेट में क्यों नहीं ले जाते। यह सुन के नोरा बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या यहाँ निश्चित है महारानी। फिर महारानी बोलती है कि मुझे यकीन है कि आपको मानसिक शांति मिलेगी क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक नौकरानी है जिस पर आप भरोसा कर सकती है। नोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर बोलती है कि धन्यवाद महारानी, मैं जल्दी जाती हूँ और अपना सामान पैक करके जल्दी से आती हूँ। लीन मनी मन बोलती है कि यहाँ कितना ज्यादा प्यारा है। फिर लीन बोलती है कि मुझे लगता है कि वहाँ बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर महारानी बोलती है कि एवलिन, मैं चाहती हूँ कि आप अक्सर मुझसे मिलने आया करो, यहाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आएगी मेरी छोटी सी बहन। फिर लीन बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मुझे भी आपकी बहुत ज्यादा याद होगी और हर एक चीज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महारानी। उसके बाद चिपटोतारा में दिखाया जाता है कि वे लोग महल से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके होते हैं। लीन बोलती है कि ओह आप लोगों को घोड़े की गति धीमी करनी होगी। लीन मने मन बोलती है कि जंगल बिल्कुल वैसा ही दिखता है। फिर वो बोलती है कि और फूलों की क्यारियां बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। फिर मार्टिन बोलता है कि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है ना। मैं अपने छुट्टियों के दिनों में बाजार जाने के लिए यही सड़क चुनता था और यहीं से जाता था। आप लंबे टाइम तक एरोपोद स्टेट में नहीं थे, यहाँ सब कुछ जरा भी नहीं बदला है, लेकिन आपके बिना यहाँ पर बहुत ही खालीपन महसूस होता था। फिर लीन शर्माते हुए बोलती है कि ऐसा मत कहो, नोरा सब कुछ सुन रही है। फिर मार्टिन बोलता है कि अरे नहीं, इसकी कौन परवाह करता है, हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं, याद है ना। फिर लीन बोलती है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे इस तरह से मत सताओ ना। फिर लीन मने मन बोलती है कि यंग मास्टर बिल्कुल ही अलग व्यक्ति बन गए हैं, शिकार के बाद से ही वह मेरे प्रति पूरी तरह से खुल गए हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ना शुरू कर दिया और मेरी आंखों में भी देख रहा है और वह मेरी तरफ देख के मुस्कुरा भी रहा है। यह बिल्कुल हमारी बचपन की यादों की तरह है। वह बचपन में भी मुझे ऐसे ही देख के स्माइल करा करता था। अब मुझे यहाँ उस यंग लड़के जैसा लग रहा है जिसको मैं अतीत में याद करा करती थी, और यहाँ बदलाव मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब वह मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तभी गाड़ी वाला बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग आ गए हैं माय लॉर्ड और माय लेडी। उसके बाद मार्टिन बोलता है कि तुम ठहरो, मैं जल्दी से गाड़ी से उतरता हूँ और फिर मैं तुम्हें भी बाहर निकालता हूँ। फिर लीन बोलती है कि आप अभी तक अपने चोट से बाहर नहीं निकले हैं, क्या आप यहाँ कर पाओगे। उसके बाद मार्टिन बोलता है कि और एक बात और, कर्मचारी को यहाँ मत बताना कि आप पहले यहाँ पर काम किया करती थी। फिर लीन बोलती है कि यही मेरा प्लान था। उसके बाद मार्टिन बोलता है कि मुझे समझने के लिए थैंक यू लीन। फिर लीन मने मन बोलती है कि इसके अंदर डालने में मुझे कुछ टाइम लगेगा। फिर सब लोग चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि यंग मास्टर आ गए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर सारे सनबे लाइन से खड़े हो जाते हैं और सर झुकाकर बोलते हैं कि आपका स्वागत है लॉर्ड एरोपूत। लेडी बैटिनो आपका स्वागत है एरोपूत स्टेट में। फिर लीन सभी सर्वेंट का चेहरा देखती है और मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, मुझे यहाँ पर कोई जान पहचान वाला चेहरा नहीं दिख रहा। म्यूरियल और बाकी सभी लोग कहाँ पर गए हैं। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि मैं आप लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा था, मेरी प्यारी बहू, हमारे विनम्र निवास में आपका स्वागत है। छुपकर शादी करने के बाद मैंने तुम्हें नहीं देखा। फिर लीन बोलती है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद लीन मनी मन बोलती है कि हमने दुनिया को यहाँ बताया कि यंग मास्टर और हमने छुपकर शादी कर लिया है। फिर लीन बोलती है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा पिताजी। फिर ड्यूक बोलता है कि आप दोनों भूखे होंगे, क्या मैं आप लोगों को खाने की जगह पे ले चलूं। उसके बाद वे लोग डिनर रूम में जाते हैं। उसके बाद सारे सर्वेंट खाने को पूरे टेबल में सजा देते हैं और फिर ड्यूक बोलता है कि क्या आपको खाना पसंद है। उसके बाद लीन बोलती है कि हाँ खाना बहुत ही टेस्टी है। उसके बाद लीन मनी मन बोलती है कि मिस जूली एक बहुत ही अच्छी शेफ है, वहाँ बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। और फिर लीन बोलती है कि मुझे विशेष रूप से फ्रूट पाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा।
फिर ड्यूक बोलता है कि मुझे यहाँ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आपको यहाँ का आना बहुत ही अच्छा लगा, तो फिर ठीक है, मुझे थोड़ी गोपनीयता चाहिए। फिर एक सर्वेंट बोलता है कि ठीक है माय लॉर्ड, यहाँ बोलकर वहाँ यहाँ से चला जाता है। फिर ड्यूक बोलता है कि माय लेडी, क्या आप सचमुच पहले आप हमारे घर में काम करते थे? फिर लिन बोलती है कि हाँ यहाँ सच है, मैं 13 साल की उम्र में यहाँ पर आई थी और 19 साल की उम्र तक यहाँ पर काम करती रही और फिर मैं यहाँ से चली गई। फिर ड्यूक बोलता है कि यहाँ तो बहुत लंबा टाइम था, लेकिन मुझे बहुत ही दुख है कि मैं आपको याद नहीं रख पाया। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या आपको यहाँ पर आना आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक नहीं था? फिर लिन बोलती है कि एरोपित मेरे बच्चे के पिता है और उन्होंने हमें जंगली शोर से भी बचाया है। वापस आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं उससे जल्दी ठीक होने में बस मदद करना चाहती थी। फिर ड्यूक स्माइल करते हुए बोलता है कि समझने के लिए धन्यवाद, आप एक काउंटेस है और मेरी बहू है और मुझे आशा है कि आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस करोगी। फिर लिन बोलती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं जिन नौकरानियों के साथ काम किया करती थी अभी वे लोग कहाँ पे हैं? फिर ड्यूक बोलता है कि ओह, उनके बारे में हमारे पास उन्हें जाने देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इससे लुसिया बहुत ही ज्यादा चौंकती है और मनी मन बोलती है कि तो क्या सारे नौकरों को निकाल दिया गया? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। रात हो चुकी होती है, कुछ सर्वेंट आपस में बात करते और बोलते हैं कि क्या आपको यकीन है कि यहाँ सच है, आप सच बोल रहे हैं? फिर दूसरी सर्वेंट बोलती है कि हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। फिर और कोई बोलता है कि वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए चुपके से जा रही थी, लेकिन मुख्य नौकरानी ने उसे पकड़ लिया। फिर और एक सर्वेंट बोलती है कि तो क्या इसीलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया? हम नौकरानियों के साथ अन्य लोगों जैसे रिश्ते हम लोग क्यों नहीं बना सकते? लिन यहाँ सब कुछ सो के सुन रही होती है। वे लोग बोलते हैं कि जब हमारी शादी होती है तो हमें नौकरी छोड़नी पड़ती है, यहाँ सब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ उन्हें पसंद नहीं है। फिर एक सर्वेंट बोलती है कि इसके बारे में अगर सोचूं तो आपके सपने क्या हैं? आप अपना बाकी का जीवन नौकरानी के रूप में तो नहीं गुजारना चाहोगी, है ना? फिर दूसरे सर्वेंट बोलते हैं कि हाँ यहाँ सच है, हालांकि यहाँ किसी फैक्ट्री में काम करने से तो बेहतर है। आप हमसे हमारा सपना पूछते हैं। फिर एक सर्वेंट बोलती है कि काश मैं लेडी एलिजाबेथ की तरह एक दिन सुंदर फ्रॉक पहन पाती। फिर दूसरी सर्वेंट बोलती है कि मैं धूप वाले कमरे में थोड़ा सा सोना चाहती हूँ, हमारे इस तहखाने में जहाँ पर मुश्किल से एक रोशनी तक नहीं आती। तब एक सर्वेंट अपना हाथ खड़ा करती है और बोलती है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी में हर दिन मिस जूली की बनाई हुई फ्रूट पाई खाना चाहती हूँ। तब एक लेडी चिल्लाकर बोलती है कि ओह, इसका मतलब यह है कि आपको और बाकी की जिंदगी यहाँ पर नौकरानी के रूप में काम करना पड़ेगा। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ, लेकिन यह अच्छा है, जितना चाहे उतना खाओ। फिर लिन उठती है और बोलती है कि वैसे आप क्या करना चाहती हो म्यूरियल? फिर म्यूरियल थोड़ा सा सोचती है और बोलती है कि क्या मैं बस अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ नौकरी बस इसलिए शुरू की क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करूं, मुझे बस अपना एक खुद का घर चाहिए। फिर लिन बोलती है कि मुझे आशा है कि आपका सपना सच हो जाए। फिर म्यूरियल बोलती है कि थैंक यू लिन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर सीन प्रेजेंट में आता है। लिन सोई होती है, तभी वहाँ पर नोरा आती है और बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माय लेडी, मैं आपके लिए थोड़ी सी फ्रूट बेरी लेके आई हूँ, क्या आप यहाँ खाना चाहोगे? फिर लिन बोलती है कि मैं ठीक हूँ नोरा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी देर अकेले लेना चाहती हूँ। फिर नोरा भी बहुत ज्यादा दुखी होती है और बोलती है कि जी महारानी, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लीज मुझे बताना। फिर लिन मनी मन बोलती है कि मेरे दोस्त ने उसकी जॉब खो दी बस मेरी वजह से। क्या यहाँ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वापस आने का फैसला किया? क्या मैंने एक बस स्वार्थी निर्णय ले लिया? उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई आता है, तभी लिन उठती है और चिल्लाकर बोलती है कि नोरा, मैंने कहा है ना कि मैं ठीक हूँ। फिर लिन पीछे देखती है और बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या यहाँ आप है मिस रुथ? लिन जल्दी से बेड से नीचे उतरकर रुथ को हक कर लेती है। फिर रुथ बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा तुमसे मिल पाऊंगी और तुम्हें देख पाऊंगी। लिन, तुम इतनी ज्यादा दूर तक आ गए हो, तुम्हारे लिए यहाँ कितने ज्यादा मुश्किल रहा होगा। फिर लिन बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो मिस? फिर रुथ बोलती है कि मुझे माफ करना लेडी, मैं एक पल के लिए खुद को भूल गई थी। फिर लिन रुथ का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि यहाँ ठीक है मिस रुथ, जब हम लोग अकेले होंगे तो आप बेझिझक मुझसे पहले की तरह बातें कर सकते हैं। आप मेरे लिए मेरी मॉम की तरह हैं। क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हैं कि मेरे भागने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था?
फिर रुत बोलती है कि हम लोग चाय पीते पीते इस बारे में बात करें। उसके बाद वे लोग चाय पर बैठते हैं और फिर रुत बोलती है कि पिछले कुछ महीनों में यही हुआ कि यंग मास्टर मार्टिन आपकी खोज के लिए निकल गए थे। फिलिन मनी मन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे जाते टाइम इतनी सारी चीजें घटित हुई थी। फिलिन बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ इससे बहुत ही ज्यादा है जो मैंने लॉर्ड एरोबिट से सुना था। अब मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि लेडी एलिजाबेथ ने एक विदेशी देश के कुलीन व्यक्ति से विवाह क्यों कर लिया। फिलिन मनी मन बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था कि वो यहाँ लॉर्ड हार्गेस को पसंद करती थी। फिर वो बोलती है कि दरअसल बात यहाँ है कि यंग मास्टर को यहाँ पता चल गया था कि उनकी पत्नी को मार डालने के लिए लोगों को भेजा गया था, इसलिए वहाँ विवाह उनके लिए एक प्रकार की सजा थी। लुसिनी यहाँ सुन के बहुत ज्यादा चौंकती है और मनी मन बोलती है कि जिस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की थी तो क्या वहाँ लेडी एलिजाबेथ के आदेश पर मुझे मारने के लिए गया था। वहाँ शुरू से ही एक दयालु गुरु नहीं थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा नीचे गिर जाएगी। फिलिन बोलती है कि और मैम यहाँ पर जो सर्वेंट काम कर रहे थे उनका क्या हुआ, क्या उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद रुथ बोलती है कि हमारे पास उन्हें जाने देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर यहाँ हुआ होता तो सभी लोग बहुत ही अजीब बिहेव करते। फिर लीन बोलती है कि मैं इस भावना से उबर नहीं पा रही हूँ कि मैंने उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। समय बहुत ज्यादा कठिन है, वे लोग नई नौकरी कैसे ढूंढेंगे। यहाँ सुन के रुथ भी थोड़ा इमोशनल होती है और फिर बोलती है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यंग मास्टर मार्टिन ने उन्हें भारी रकम दिया और उसके बाद यहाँ से निकाला। वो अपनी बाकी जिंदगी उन पैसों से गुजार सकते हैं। वे सभी लोग चले गए और उन लोगों के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। लीन के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह बोलती है कि यहाँ सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर वह मनी मन बोलती है कि यंग मास्टर मार्टिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना ज्यादा किसी के बारे में सोचते हो। फिर रुथ बोलती है कि ठीक है, फिर अब मैं यहाँ से चलती हूँ। आशा करती हूँ कि आप रात का भोजन जरूर करोगी। हम बाद में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद रुथ जैसे ही कमरे के बाहर निकलती है वहाँ सामने यंग मास्टर को देखती है। यंग मास्टर बोलता है कि तुम्हें क्यों सब कुछ बताना पड़ा। उसके बाद रुथ बोलती है कि क्या आप हमारी बात बाहर बैठकर सुन रहे थे। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही उसे सब कुछ पता ही चल जाता। उसके बाद यंग मास्टर बोलता है कि हाँ ठीक है, अब हम लोग इसे यहीं छोड़ सकते हैं। फिर रुथ बोलती है कि आप इसे इस तरह से छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। अभी आपको विलन का रोल निभाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वैसे ही हो गए हैं जैसे आप छोटे में थे। यहाँ बहुत ही प्यारा है। फिर मार्टिन बोलता है कि ओह, मैं अब बच्चा नहीं रहा। उसके बाद शिप्टोतरा में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। यंग मास्टर लिन से बोलता है कि ओह, तुम सो क्यों नहीं जाती लिन, मैं थोड़ा सा और किताब पढ़ने वाला हूँ। फिर लिन बोलती है कि हाँ यहाँ ठीक है, मैं तुम्हारा और थोड़ा सा वेट कर सकती हूँ। फिर लिन मनी मन बोलती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। फिर लिन बोलती है कि आज आपकी पढ़ाई कैसी थी। फिर यंग मास्टर बोलता है कि यह हमेशा की तरह ही बोरिंग और बहुत ज्यादा हार्ड था। फिर लिन बोलती है कि हाँ आप थक गए होंगे। फिर यंग मास्टर बोलता है कि ओह लिन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर लिन बोलती है कि हाँ बोलिए, वहाँ किस बारे में है। उसके बाद यंग मास्टर बोलता है कि यहाँ गेस्ट हाउस के बारे में है। मैं इसे गिरा देने के बारे में सोच रहा था। मैं जानता हूँ कि आपके लिए यहाँ जगह की उतनी अच्छी यादें नहीं है। मेरे लिए भी सेम बात लागू होती है क्योंकि मेरी मॉम यहीं पे रहती थी। आप क्या सोचते हैं, क्या हम इसे गिराकर एक नया गेस्ट हाउस तैयार नहीं कर लेना चाहिए। फिर लिन बोलती है कि मेरे पास सचमुच एक बहुत ही अच्छा विचार है माय लॉर्ड। क्या हम इसे तोड़ने के बजाय क्या हम इसे घरेलू नौकरानियों के रहने के रूप में नहीं कर सकते। उसके बाद शिफ्ट होता है। कोई बोलता है कि जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो और मेरे पीछे चलो। सर्वर आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर दूसरा कोई बोलता है कि मैंने नहीं सुना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हमें किसी दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। फिर दूसरा कोई बोलता है कि यहाँ संभव नहीं है, हमने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। फिर कोई बोलता है कि सब लोग इधर देखो, अब से यहाँ आप लोगों का क्वार्टर होगा। मैं आप सभी को आप लोगों का कमरा दिखाने जा रहा हूँ, अपना रूममेट ढूंढ लो। एक कमरे में 2 लोग रुकेंगे तो जल्दी करो। फिर सारे समय आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि क्या यहाँ गेस्ट हाउस है ना, क्या हम लोग सचमुच यहाँ रहेंगे। फिर और कोई बोलता है कि यहाँ सचमुच एक महल जैसा दिखता है, मैं सच में यहाँ पर रहना चाहती थी, लेकिन हम मात घरेलू नौकर है तो यहाँ कैसे रह सकते हैं। उसके बाद एक सर्वेंट रेडी होती है और बोलती है कि हाँ अब मैं
पूरी तरह से तैयार हो। उठो लूसी, आप कितने टाइम तक सोते रहेंगे? फिर लूसी बोलती है कि नहीं मॉम, बस 5 मिनट और सोने दो। तभी दूसरी सर्वेंट उसका ब्लैंकेट पकड़ के खींच लेती है और उसे ऊपर उठा देती है और बोलती है कि मैं सुबह जल्दी उठ गई, तुम भी जल्दी उठो, हमें मीटिंग में जाना है, तुम्हें याद है ना? फिर लूसी बोलती है कि नहीं, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडा है, मुझे ठंड लग रही है, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है मार्वल। फिर मार्वल बोलती है कि आप बहुत ही ज्यादा देर में चलने वाले व्यक्ति है और यहाँ बात आप जानते ही है। फिर मार्वल मनी मन बोलती है कि मेरा नाम मार्वल है और मेरी उम्र 14 साल है। इस एरापूत स्टेट में काम करते हुए मुझे 1 महीना पूरा हो गया है। फिर लूसी सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है और सभी लोग बोलते हैं कि ओह लूसी, तुम इतनी जल्दी जागने में कैसे कामयाब हो गई? फिर मार्वल बोलती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ आश्रम में पड़ी बड़ी हूँ। जब अनाथालय को पता चला कि एरापूत स्टेट में नौकरानियों को नौकरी मिल रही है तो उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी करने के लिए मजबूर किया। फिर लूसी बोलती है कि मार्वल, वहाँ मुझे हर सुबह जगा देती है। फिर दूसरी स्टूडेंट बोलती है कि अगर वहाँ ना होती तो आपको कब से नौकरानी के पद से हटा दिया जाता। फिर लूसी चिल्लाते हुए बोलती है कि ओह, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो। फिर मार्वल मन ही मन बोलती है कि पहले तो मैंने सोचा था कि वे लोग हमें ठीक से खाने पर भी रोक लगाएंगे, यानी कि जब तक मेरी मुलाकात युवा लेडी से नहीं हुई। मैंने सर्वेंट बोलती है कि सुनो सब लोग, मैं चाहती हूँ कि सब लोग लाइन से लग जाए। सभी लोग फुसफुसाते और बोलते हैं कि वो लेडी यहाँ है, मुझे यकीन नहीं होता कि वे हमसे रोज सुबह मिलने आती है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फिर मेन सर्वेंट बोलती है कि चुप रहो, हम लोग सुबह की बैठक शुरू करने वाले हैं। फिर मार्वल बोलती है कि वहाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर लेडी है, वहाँ काउंटेस एवलिन बूटिनिया है। पहले तो वहाँ बहुत ही शांत और अलग दिखती थी, लेकिन वहाँ हमारी सुबह की बैठक लेने में कभी भी नहीं चूकी और वहाँ कभी कभी स्टाफ से बातचीत करने के लिए रुक जाती है। घरेलू कर्मचारी एरापूत के तहखाने में रहते थे, लेकिन हमारी मालकिन ने विरोध किया और हमारे पास एक धूप वाले कमरे के लिए इंतजाम कराया। उसके अलावा उन लोगों ने कर्मचारियों के लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई और जहाँ पर हम लोग पढ़ लिख सकते हैं और हमें हर दिन खाली 2 घंटे का समय मिलता है ताकि हम लोग सिलाई करना सीख सके। और उन्हें प्रभावशाली लोगों को गांव के कपड़ों की दुकान पर नौकरी दिलवाने के लिए मैं मदद की। यहाँ तक कि सभी नौकरानियों ने मुझसे कहा है कि एरापूत वह सबसे अच्छा स्टेट है जहाँ पर उन लोगों ने काम किया है। मैंने सोचा था कि सभी महान महिलाएं अपने आप में पूर्ण होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर नियम के अपवाद होते हैं। फिर मार्वल बोलती है कि अरे नहीं, मैं भूखी हूँ, जब मैं नाश्ता करने गई तो मुझे यहाँ उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मैं तो बस शांति से अपने नाश्ते का मजा लेना चाहती थी। फिर मार्वल याद करती है कि मेरी लेडी ने उन्हें बोला था कि बिल्कुल सही टाइम है मार्वल, मैं चाहती हूँ कि आप महान लेडी के पास जाओ। फिर मार्वल बोलती है कि लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर मेन लेडी बोलती है कि अरे जब आप वापस आओगे तो मैं आपको ज्यादा खाना दूंगी। फिर मार्वल मनी मन बोलती है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन इन दिनों मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। फिर मार्वल लीन के कमरे के बाहर से बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ माय लेडी? उसके बाद लीन बोलती है कि क्या यहाँ नाश्ते का टाइम है? फिर मार्वल अंदर आती है और बोलती है कि आज का नाश्ता पनीर अंजीर पाई और अंडा सैंडविच है। फिर लीन बोलती है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, इसे लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्वल मनी मन बोलती है कि मैं कभी भी उनके साथ पहले कभी ऐसी अकेली नहीं थी, नजदीक से देखने पर वह और भी ज्यादा सुंदर लगती है। फिर लीन बोलती है कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? मार्वल से चौंकती है और डरते हुए बोलती है कि नहीं नहीं माय लेडी, कुछ भी नहीं है, दरअसल माय लेडी बात यहाँ है। फिर लीन गौर से उनकी तरफ देखती है और फिर थोड़ी देर बाद मार्वल लीन के साथ बैठकर खाना खाने लगती है और बोलती है कि आप मेरे साथ खाना खा रहे हो, क्या यहाँ आपको पसंद आएगा माय लेडी? थोड़ी देर बाद लीन बोलती है कि क्या आपका पेट भर गया है? उसके बाद मार्वल बोलती है कि हाँ थैंक यू। फिर लीन बोलती है कि आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है तो आपको और ज्यादा खाने की जरूरत है। फिर मार्वल बोलती है कि माय लेडी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? उसके बाद लीन बोलती है कि हाँ जरूर पूछो। उसके बाद मार्वल बोलती है कि आप कर्मचारी के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? आखिरकार हम लोग तो सिर्फ एक नौकरानियां हैं। फिर लीन बोलती है कि हम सभी लोग इंसान हैं, हम सभी को एक जैसी भावना महसूस होती है, दुख भूख और खुशी सब कुछ एक जैसा ही होता है और कर्मचारियों के साथ उनकी खराब स्थिति के कारण उनके साथ बेकार व्यापार करना यहाँ विश्वास करने लायक नहीं है और यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
फिर मार्वल बोलती है कि माय लेडी, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करने की शपथ लेती हूँ। लीन बोलती है कि क्या आप और थोड़ा सा पाए खाना चाहोगे? उसके बाद मार्वल बोलती है कि नहीं नहीं थैंक यू। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शहर दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई बोलता है कि लकड़ी को छत पर उठाओ सैम, थोड़ा और ऊपर। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या बन रहा है। फिर और कोई बोलता है कि वे कहते हैं कि यहाँ सभी के लिए स्कूल बन रहा है, यहाँ तक कि आम लोगों के लिए भी। फिर और कोई बोलता है कि मैंने सुना है कि इसका वित्त पोषण लेडी एरोपोर्ट द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने हमारे लिए एक हॉस्पिटल भी खोला और चैरिटी नीलामी की आयोजना भी की। यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक है, अधिकांश कुलीन लोग अमीर बनने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, पर ये लोग थोड़े अलग हैं। मानस यहाँ सब कुछ सुन रहा होता है और बोलता है कि किस इसकी परवाह है, एक एरोबूत और एक एरोबूट। लीन को यहाँ से भागना पड़ा। मुझे यकीन है कि वे लोग बहुत बुरे होंगे। अब तुम कहाँ हो लीन? आपने मुझे कभी भी एक भी लेटर क्यों नहीं भेजा? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लीन को दिखाया जाता है। लीन बोलती है कि माफ करना, गांव वाले एक नए उत्सव का आयोजन कर रहे हैं मेरी ओर से। फिर यंग मास्टर बोलता है कि हाँ, वे आपके द्वारा उनके लिए किए गए कामों के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं, इसलिए वे लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर लीन बोलती है कि यहाँ कम से कम वहाँ काम था जो मैं करना चाहती थी। फिर यंग मास्टर बोलता है कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए आपने बहुत ही अच्छा काम किया लीन, थैंक यू सो मच। फिर लीन स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं तो बस अपना ही काम कर रही थी। फिर यंग मास्टर बोलता है कि मैं यही रुकूंगा, आप कल लोड़ा को लेकर उत्सव का आनंद क्यों नहीं लेते? उसके बाद लीन यंग मास्टर का शर्ट खींचते हुए बोलती है कि आप उत्सव में क्यों नहीं आ रहे? क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? फिर यंग मास्टर मनी मन बोलता है कि अरे नहीं, मुझे भीड़ वाले इलाके बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब वहाँ मेरी और इस तरह से देखती है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? फिर यंग मास्टर बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर आप सचमुच यही चाहते हो तो मैं आपके साथ चलूंगा। उसके बाद शिफ्ट में दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है, सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। कोई बोलता है कि हमें शराब का और एक गिलास पीना चाहिए, मेरी शराब लगभग खत्म होने वाली है। फिर और कोई बोलता है कि ठीक है, मैं दे रहा हूँ। फिर कोई चिल्लाता है, बोलता है कि हमारे पास बहुत ही स्वादिष्ट शराब है। और फिर और कोई बोलता है कि हमें अधिक मीट की जरूरत है। फिर और कोई बोलता है कि हमें शराब की कोई जरूरत नहीं है, क्या आपके पास बियर है? और कोई बोलता है कि हमारे पास बहुत सारा शलजम जूस है, अपने दिल की इच्छा के अनुसार आप इसका आनंद ले सकते हैं। फिर और कोई बोलता है कि यहाँ आपके लिए और यहाँ आपके बच्चे के लिए। फिर वही बोलती है कि ओह थैंक यू। फिर छोटी सी बच्ची बोलती है कि मॉम, यहाँ कैसा त्योहार है? फिर एक लेडी बोलती है कि ओहो, हम एयरपोर्ट की पत्नी का जश्न मना रहे हैं। यंग मास्टर एयरपोर्ट की एक नई पत्नी है, उन्होंने गांव वाले के लिए एक नया स्कूल और एक नया हॉस्पिटल बनवाया, यही कारण है कि अब आप स्कूल जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ छोटी सी बच्ची बोलती है कि ओहो सचमुच यहाँ बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ सचमुच बहुत ही अच्छे इंसान होंगी। फिर कोई बोलता है कि ओहो माइनस, मुझे यहाँ गोभी और गाजर चाहिए। फिर माइनस बोलता है कि हाँ मैं अभी लाता हूँ। एक मूर्ख कुलीन औरत के लिए यहाँ उत्सव, उन्हें अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। फिर कोई बोलता है कि क्या तुमने कुछ कहा माइनस? फिर माइनस बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो बस अपने आप से बात कर रहा था। फिर माइनस मनी मन बोलता है कि क्या अब मेरा काम खत्म होगा और मुझे यहाँ जानना था कि लीन अब कहाँ है और कैसी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लीन और यंग मास्टर त्योहार के लिए रवाना हो रहे होते हैं। यंग मास्टर लीन से बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों लग रही हो लीन? फिर लीन बोलती है कि ओह क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हैं? फिर लीन मनी मन बोलती है कि आमतौर पर मैं इसे छिपाने में अच्छी हूँ। फिर मार्टिन बोलता है कि क्या सब कुछ ठीक है लीन, क्या हो रहा है मुझे बताओ। उसके बाद लीन बोलती है कि जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं हमेशा अपने बालों को टोपी के नीचे छुपाती आती थी। मेरे बालों ने मुझे अतीत में बहुत ज्यादा परेशानी में डाल रखा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। लुसीना खड़ी होती है और कुछ बच्चे उसके सामने आते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि क्या आप राजमहल से हैं? आपके बाल चांदी जैसे हैं। फिर और कोई बोलता है कि यहाँ एक भिखारी है, मुझे यकीन है कि वहाँ किसी तरह की म्यूटेंट होगी। फिर एक लड़का लीन के बालों को खींचने लगता है और बोलता है कि शायद हम इन बालों को काट कर बेचकर पैसे कमा सकते हैं। फिर दूसरा बोलता है कि हाँ चलो इन्हें काट देते हैं। तभी वहाँ पर लीन की मॉम दौड़ती आती है और बोलती है कि ओह बंद करो, तुम लोग मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? फिर सारे बच्चे वहाँ से दौड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि ओह यहाँ राक्षस की मॉम है। फिर लीन बोलती है कि मॉम, ये लोग मेरे बालों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं? फिर लीन की मॉम बोलती है कि वे सब लोग तुम्हारे बालों से जेलस हैं। आपके बाल इन लोगों से अलग दिखते हैं क्योंकि आप एक अनोखे और विशेष बच्चे हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो आप अपने बालों को क्यों नहीं छुपा लेते? यह निश्चित करें कि कोई भी आपके बालों को ना देख पाए।
उसके बाद सीन पढ़ में आता है और फिर ड्यूक बोलता है कि लेकिन शाही भोजन में तो आप सही लग रही थी। खैर ऐसा इसलिए हो क्योंकि महारानी मेरे साथ थी, लेकिन आज वहाँ मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि सब लोगों का ध्यान मेरे बालों पर जाएगा। मैं अपने बच्चे के खातिर तनाव नहीं लेना चाहती। उसके बाद ड्यूक लिन की तरफ ध्यान से देखने लगता है और फिर वहाँ लिन का हाथ पकड़ के किस करता है और बोलता है कि लिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आप अकेली नहीं हो, अब ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। लिन यह सुन के ब्लश करने लगती है और मन ही मन बोलती है कि यहाँ कितनी ज्यादा अच्छी बात है। हाल ही में मैं यहाँ सोचती थी कि वहाँ कितना कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उसका ऐसा रूप देखूंगी। उसके छूने से ही मेरे पूरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई और मैं अपने दिल के धड़कन को सुन सकती हूँ। फिर लिन बोलती है कि ठीक है माय लॉर्ड। उसके बाद एक व्यक्ति चिल्लाकर बोलता है कि माय लॉर्ड और माय लेडी वे दोनों चौक पर पहुंच चुके हैं। फिर तो लेडी आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि उससे देखो वे दोनों, ऐसा लगता है कि वहाँ एक महंगी गाड़ी है। फिर और कोई बोलता है कि ऐसा लगता है कि लेडी एयरपोर्ट आ गई है। उसके बाद लिन गाड़ी से नीचे उतरती है। सभी लोग उसके बालों को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि उसके सुंदर चांदी जैसे बालों पर एक नजर डालिए, वह सचमुच राजसी है, वह कितनी ज्यादा सुंदर है। फिर सभी लोग बोलते हैं कि आपका स्वागत है लॉर्ड एयरपोर्ट और लेडी एयरपोर्ट, हमारे इस विनम्र गांव में आप लोगों का स्वागत है। फिर लिन बोलती है कि हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वे लोग बोलते हैं कि आपका यहाँ पर होना सम्मान की बात है, आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज, मेरी पत्नी ने आपके लिए टेस्टी भोजन रेडी किया है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ वॉशरूम जाऊं? फिर लिन बोलती है कि नहीं, मैं खुद वॉशरूम जा सकती हूँ। फिर लिन मन ही मन बोलती है कि क्या यहाँ इसलिए है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इन दिनों बहुत अधिक वॉशरूम जा रही हूँ, मैंने काफी टाइम से इतना कुछ नहीं खाया, ऐसा लग रहा है कि बच्ची को भी खाना उतना ही पसंद आया जितना कि मुझे याद है कि मैं अक्सर माइनस के साथ ऐसे ही त्योहारों पर जाया करती थी। तभी लिन किसी चीज से टकराती है, सामने माइनस होता है, वह बोलता है कि मुझे खेद है कि आपको चोट लगी है। तभी माइनस की नजर लिन पर जाती है और वहाँ चौंक कर बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या आप लिन नहीं है? क्या आप कब वापस आए? क्या आप ठीक हो? आप कैसे हैं? आप स्वस्थ तो है ना? लिन बहुत चौंक के बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर माइनस बोलता है कि क्या आपके पेट को क्या हुआ? क्या आप प्रेग्नेंट है? इसका पिता कौन है? क्या आप इसलिए भाग गए थे? तभी वहाँ पर ड्यूक आता है और बोलता है कि लिन तुम इतना टाइम क्यों लग रहा है? ड्यूक सामने देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर लिन बोलती है कि माय लॉर्ड, मैं एक पुराने दोस्त से अचानक मिल गई, यह माइनस है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। फिर ड्यूक बहुत ही गुस्से में बोलता है कि मेरी औरत से अपना हाथ हटाओ। फिर माइनस बोलता है कि क्या तुम एयरपोर्ट नहीं हो? मुझे मत बताओ कि तुम उसके बच्चे के पिता हो। रुको, क्या तुमने ही उसे अपनी रखेल बना के रख लिया? बाहर खड़े सभी लोग उन लोगों का झगड़ा सुन रहे होते हैं। वे लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वे लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या हुआ? तभी लिन चिल्लाती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शांत हो जाओ, ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम दोनों को सब कुछ समझा सकती हूँ। उसके बाद शिफ्टोतार में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और हमें सारे सर्वेंट लोगों को दिखाया जाता है। लुआ बोलती है कि कितना अच्छा और आरामदायक, आज हमें रात के भोजन को परोसने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर मार्वल बोलती है कि हमें हमारी लेडी को नहलाने के लिए बाथरूम जाना चाहिए। फिर लुआ बोलती है कि क्या हम यहाँ काम थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते? जब वहाँ वापस आ जाएगी तो हम लोग पानी उबालना शुरू कर सकते हैं। तभी वहाँ पर और एक सर्वेंट आती है और चिल्लाकर बोलती है कि लड़कियों, हमें जल्द से जल्द बाहर जाना होगा, कोई व्यक्ति स्टेट के सामने बेहोश हो गया है। दो सर्वेंट उस बेहोश व्यक्ति के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत ज्यादा दुबले लग रहे हो। फिर और एक सर्वेंट बोलती है कि क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? वहाँ लेडी बैठी होती है, वहाँ बोलती है कि प्लीज मुझे एयरपोर्ट से मिलवा दो, मैं उनका एक पुराना दोस्त हूँ। उसके बाद शिफ्टोदरा में दिखाया जाता है कि लिन, माइनस और मार्टिन एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं और माइनस बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो सचमुच यही हुआ था। और लिन, क्या तुम सचमुच सही हो? उसके बाद लिन बोलती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। उसके बाद माइनस बोलता है कि मुझे यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि अभी आप बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन माय लॉर्ड आपने जो लिन के साथ पहले किया उससे मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, लिन को बहुत कुछ सहना पड़ा। फिर लिन बोलती है कि चिंता मत करो, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, जरा सोचिए मिस बेट्टी अभी कैसी होगी? फिर माइनस बोलता है कि ओह उसका जिक्र भी मत करो, उसके पिता ने अन्य लोगों का पैसा हड़प लिया और भाग गए और सराय बंद हो गया, अंत में से गिरफ्तार कर लिया गया और बेटी आधी रात में गायब हो गई। उसके बाद उसे किसी ने भी कभी भी नहीं देखा।
आपके साथ उसने बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया, इसलिए वहाँ उसके हक में था। उसके बाद लिन थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि ओहो। लिन मनी मन बोलती है कि मिस बेटीन, जब मेरी मॉम गुजर गई तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया था। वहाँ पर रहते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट सहना पड़ा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। एडपुत बोलता है कि ऐसा लगता है कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, कि अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद लिन बोलती है कि हाँ हमें चलना चाहिए और उसे जाकर बताना चाहिए। उसके बाद माइनोस उन लोगों को छोड़ने बाहर तक आता है और फिर एडपुत बोलता है कि माइनोस आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपको कभी एडपुत स्टेट में आना चाहिए मुझसे मिलने के लिए। फिर माइनोस बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ दिन देखने के लिए मैं जीवित रहूंगा। फिर माइनस मनी मन बोलता है कि अगर मैं आऊँ तो यहाँ तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद ड्यूक अपना सर झुकाता है और बोलता है कि मिस्टर माइनोस, लिन की इतनी अच्छी से देखभाल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसे खुश रखने का वादा करता हूँ। अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर माइनस बोलता है कि माय लॉर्ड, आपको मेरे सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिन मेरे लिए एक परिवार की तरह है, तो मैं कम से कम इतना कर ही सकता हूँ। फिर लिन बोलती है कि ओह गाड़ी आ गई है माइनस, मैं जल्दी आपसे मिलने आऊंगी माइनस। फिर माइनस उनको बाय बोलता है और बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर ड्यूक लिन से बोलता है कि लिन तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, तुम जा रही हो तो कहीं तुम गिर ना जाओ, इसका ध्यान रखो। फिर लिन बोलती है कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ माय लॉर्ड। उसके बाद माइनस मनी मन बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुलीन लोग बहुत मूर्ख हैं। मेरा मानना यह है कि हर नियम के अलग अलग नियम भी होते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ लिन, तुम्हें इतना ज्यादा खुश देखकर। आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसके बाद दिन शिफ्ट होता है और हमें लिन की गाड़ी को दिखाया जाता है। लिन बोलती है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि मुझे खुशी है कि आपको आज का दिन अच्छा लगा। फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है चलते हम लोग फिर कभी एक साथ। फिर लिन बोलती है कि हाँ यहाँ अच्छा रहेगा और अगली बार हम लोग 3 लोग रहेंगे। और फिर लिन बोलती है कि और अगर इसके बारे में सोचूं तो आप क्या दूसरों के सामने मुझे अपनी औरत कहना बंद करेंगे। फिर ड्यूक बोलता है कि क्यों, क्या तुम्हें यहाँ पसंद नहीं आया। उसके बाद लिन ब्लश करते हुए बोलती है कि नहीं यह थोड़ा शर्मनाक है, बस इतना ही। फिर ड्यूक बोलता है कि कोई भी जरूरत नहीं है, जो सच है वो बस मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं तुम्हारा आदमी हूँ तो इससे तुम मेरी औरत बन जाओगी, क्या तुम्हारा यहाँ सहमति नहीं होगा। फिर लिन बोलती है कि अपने बच्चे के सामने खुद को बंधा हुआ रखो। फिर ड्यूक बोलता है कि अरे नहीं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, वहाँ पहले से ही मेरा रास्ते में आ रहा है। यहाँ सब बोल के दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद वे दोनों ड्यूक हाउस पहुँच जाते हैं। सारी दासियाँ आती है और बोलती है कि माय लॉर्ड सारी दासियाँ आ चुकी है, सारी दासियाँ लंबी लाइन लगाओ और इकट्ठा हो जाओ। फिर सब लोग बोलते हैं कि आप दोनों का फिर से स्वागत है लॉर्ड एडोपुत काउंटेस बेवियोन। फिर ड्यूक बोलता है कि हम लोग जब यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर क्या क्या हुआ। फिर एक सर्वेंट नोरा के कान में कुछ बोलती है और फिर वह बोलती है कि नोरा तुम उन्हें जाकर बताओ। फिर नोरा लिन से बोलती है कि आपके पास एक लेडी आई है माय लेडी। फिर लिन बोलती है कि क्या इस टाइम। फिर नोरा बोलती है कि उन्होंने कहा कि वहाँ आपकी बचपन की दोस्त है। फिर लिन बोलती है कि मैं समझ नहीं पाई। तभी बिट्टी आगे आती है और बोलती है कि लिन हम दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा उस टाइम से यहाँ तक बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। लिन उसे देख के बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिन ड्यूक के पीछे छुपने लगती है उसे देखकर। उसके बाद ड्यूक लिन से बोलता है कि ओ लिन वहाँ कौन है। फिर लिन धीरे से बोलती है कि वहाँ बैठी है, हमने पहले उसके बारे में बात की थी। फिर ड्यूक मनी मन बोलता है कि यहाँ वही लड़की है जिसने बचपन में लिन को बहुत ज्यादा परेशान किया था। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई कारण जरूर है जिसके लिए वहाँ लिन से मिलने आई है। फिर ड्यूक बोलता है कि नोरा बैठने का रूम तैयार करे, हम इस लड़के से निजी तौर पर बात करना चाहेंगे। फिर नोरा बोलती है कि जी महाराज। उसके बाद बेटी पूरे घर में घूमने लगती है और बोलती है कि यहाँ पर एक नजर से यहाँ नहीं लगता कि आप यहाँ पर रहती है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, यहाँ महल जैसा दिखता है। आप हमारे सराहनीय तहखाने को साफ किया करते थे, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन बड़ी होकर बड़ी सफलता हासिल करोगे। लीन उसे देख के बहुत इस तरह डरी हुई होती है और वहाँ पूरी तरह से कांप रही होती है और इसके पसीने छूटने लगते हैं। फिर ड्यूक से बोलता है कि यहाँ छोटी मोटी बातें बहुत हो गई है, तुम क्या चाहती हो। फिर बेटी बोलती है कि ओह माय लॉर्ड मुझे कुछ भी पता नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर बस मेरे पुराने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। बेशक इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ सब देखने के बाद क्या लीन तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो और बदले में मैं अपना मुंह बंद रखने का वादा करती हूँ। आप अपने वास्तविक अतीत के बारे में जानते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। दो लड़कियां बोलती है कि वहाँ कौन है, वह सचमुच बहुत ही ज्यादा सुंदर है, हमने उसे पहले कभी भी नहीं देखा।
बेटी के पिता उसे दूसरी गांव से यहाँ पर लेके आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरानी के रूप में उसे काम पर रखा है क्योंकि वहाँ एक अनाथ है और उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। खैर वहाँ बेटी से बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है। फिर दूसरी लड़की बोलती है कि अपनी आवाज कम करो, अगर बेटी ने तुम्हारी बात सुन ली तो वहाँ तुम्हारा सिर काट देगी। फिर बेटी मन ही मन बोलती है कि क्या उन लोगों ने सचमुच सोचा कि वहाँ अनाथ लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर है। खैर वहाँ कभी भी मुझसे ऊपर नहीं उठ पाएगी, यहाँ मैं देखूंगी कि उसके साथ क्या करना है। फिर बेटी लिन के सारे बालों को काट देती है और मन ही मन बोलती है कि मैं इसे किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकती। उसके बाद सीन पढ़ने में आता है और फिर बेटी बोलती है कि लिन क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो। फिर बेटी मन ही मन बोलती है कि उसके पास मुझे पैसे देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वहाँ कुलीन हो सकती है, लेकिन अगर दुनिया को उसके अतीत के बारे में पता चल गया तो उसे उच्च समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या तुम मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करने की हिम्मत रखते हो। लीन और क्या नोरा तुम बाहर हो। उसके बाद नोरा दरवाजे से झांकती है और बोलती है कि क्या आपने मुझे बुलाया माय लेडी, इस औरत को जल्दी से बाहर भेजो, हमने इसे कोई और समझ लिया था। फिर नोरा बोलती है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं समझ गई। सुन के बेटी बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की। अगर हमने तुम्हें अपने साथ नहीं रखा होता तो तुम सड़क पर आ जाती। अगर दुनिया को मैं तुम्हारे अतीत के बारे में बता दूं तो तुम इस जीवन को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें उसे पुराने जीवन में लौटना पड़ेगा। तुम अपना आनंदमय जीवन छोड़ सकती हो, यहाँ तक कि आपका परिवार भी आपको छोड़ देगा। फिर लीन बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो हूँ उन लोगों ने मुझे वैसे ही स्वीकार किया है और आप पर यकीन कौन करेगा। फिर लीन और ड्यूक जाकर सो जाते हैं और फिर ड्यूक बोलता है कि आप बहुत ज्यादा चौंक गए होंगे, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है। और फिर लीन बोलती है कि देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद, अब मुझे थोड़ा सा बेहतर महसूस हो रहा है। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ यहाँ आने की हिम्मत करेगी। फिर लीन बोलती है कि हाँ मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे यहाँ बहुत ज्यादा पसंद आया कि अपने अपने बात को सीधे सीधे रख दिया। मैं जानती हूँ कि अगर मुझे आगे बढ़ना चाहिए तो मुझे अतीत की बातों को पीछे छोड़ना ही होगा, मैं उन्हें पकड़कर एक साथ आगे नहीं बढ़ सकती। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि लीन क्या एलिजाबेथ ने भी आपके साथ इतना ही बुरा व्यवहार किया था। मुझे पता था कि वहाँ कर्मचारियों को सताने में अपनी सीमा से बाहर चली गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ किस हद तक आगे बढ़ सकती है। उसके बाद लीन उठती है और बोलती है कि आप सचमुच जानना चाहते हैं। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि हाँ अगर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर लीन अपने ऊपर के कपड़ों को हटाती है और फिर ड्यूक बोलता है कि ओ तुम क्या कर रही हो लीन। फिर लीन बोलती है कि क्या आपको यहाँ निशान दिखाई दे रहे हैं, इन सब का कारण लेडी एलिजाबेथ थी। मेरे हाथों को कांच के टुकड़ों से काटा गया, उसने मुझ पर कोड़े चलाए और जब उसने मेरे पैर पर गर्म पानी डाला तो मेरे पैर पर जलने के निशान पड़ गए। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या सचमुच उसने सब कुछ तुम्हारे साथ किया। फिर लीन बोलती है कि उसने मुझे इन जगहों पर मारा जहाँ पर कपड़ों से आराम से ढक सकते हैं, वे सब दर्द नहीं देते, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं उन्हें कभी भी भूल सकती हूँ कि मेरे साथ आखिरकार क्या क्या हुआ था। फिर ड्यूक लीन को हक कर लेता है। फिर लीन बोलती है कि माय लॉर्ड। उसके बाद मार्टिन बोलता है कि लीन मुझे माफ कर देना, मुझे उन निशानों को तभी पहचान लेना चाहिए था जब हम दोनों एक साथ थे। मुझे नहीं पता कि मैंने निशानों पर कभी क्यों ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ देखूंगा कि फिर कभी दोबारा यहाँ कुछ भी ना हो। मैं आपकी रक्षा करने का शपथ लेता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। फिर लीन बोलती है कि थैंक यू माय लॉर्ड, आपका यहाँ सोचना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। लीन को एयरपोर्ट स्टेट में वापस आए हुए एक हफ्ता पूरा बीत जाता है। मार्टिन पूरी तरह से ठीक हो गया और अपने पिता की जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया और लीन ने एलेना के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। उसके बाद हमें लीन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा चौंकर मनी मन बोलती है कि वह कॉलेज जा रही है। आजकल आधिकारिक कॉलेज कुलीन महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, उनमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर कोई बोलता है कि वैसे आपके सपने क्या है कार्स बेटियां। फिर लीन बोलती है कि क्या मेरा सपना, मैं तो बस एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। उसके बाद लेडी बोलती है कि ओह मैं पूछ रही थी कि क्या फ्यूचर में आप कुछ करना चाहती हो। फिर लीन बोलती है कि ओह फ्यूचर में। फिर लीन मनी मन बोलती है कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहती हूँ, मैंने अपना अधिकतर जीवन किसी तरह गुजारा है और मैं किसी तरह गुजारने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने का टाइम नहीं था। मेरे सपने क्या है मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लीन रेडी हुई है और वहाँ बोलती है कि क्या हम लोग आज पिकनिक पर जा रहे हैं।
फिर मार्टिन बोलता है कि आजकल तो आप मुझसे बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। एक कुलीन लेडी को सामाजिक समारोह में अपना चेहरा बार बार दिखाना चाहिए। फिर लीन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आजकल मुझे पसीना क्यों नहीं आ रहा। दरअसल शायद आजकल का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, मुझे शायद ठंड लग रही है। यह सुन के ड्यूक तरह से चौंकता है और फिर लीन के गालों पे हाथ लगाते हुए बोलता है कि आज तुम घर पर नहीं रह सकती लीन। फिर लीन बोलती है कि चिंता मत करो, लेडी एलेना मेरे साथ हर टाइम रहेगी। और हाँ, मेरी गाड़ी आ गई है तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। यह बोल के लीन वहाँ से चली जाती है और ड्यूक वहाँ पे अकेले रहता है और मन ही मन बोलता है कि फादर, माँ और महारानी का अचानक निधन क्यों हो गया। फिर ड्यूक ने बोला था कि मनुष्य बहुत नाजुक प्राणी है बेटे, एक दिन तो ठीक दिखते हैं लेकिन अगले दिन उनकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए आपको हर एक दिन ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसे कि वहाँ आपका आखिरी दिन हो। उसके बाद ड्यूक मनी मन बोलता है कि क्या होगा अगर लीन की भी अचानक मृत्यु हो जाए जैसे कि मेरी मॉम और महारानी की हुई थी, क्या होगा और उसके बिना मैं क्या करूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पिकनिक वाली जगह दिखाई जाती है। एक छोटी सी बच्ची दौड़ने लगती है और उसकी मॉम बोलती है कि ज्यादा दूर मत जाना है नी, वहाँ पर सांप हो सकते हैं। फिर एनी बोलती है कि ठीक है मॉम, मैं नहीं जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। उसके बाद एक लेडी लीन से बोलती है कि आप हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो माय लेडी। उसके बाद लीन बोलती है कि थैंक यू, आज आप भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हो, और क्या मुझे एक गिलास मार्टिनी मिल सकता है। फिर लीन फिलिप के पास जाती है और बोलती है कि ओह मैंने सोचा था कि आप यहाँ पर नहीं होंगे लॉर्ड फिलिप, ओह मेरा मतलब है कि काउंट हारग्रेस। फिर फिलिप बोलता है कि एक सज्जन व्यक्ति को हमेशा अपने दोस्त की पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। फिर एक लेडी बोलती है कि हाँ आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। तभी ऊपर एलेन आती है और बोलती है कि ओह अगर इस बारे में सोचूं तो मैंने सुना है कि आप अपना पहला शिकार काउंटेस बेटनियों को सौंपने की योजना बना रहे थे। फिर फिलिप चौंक कर बोलता है कि ओह मुझे माफ करना, आपको कैसे पता। फिर एलेना बोलती है कि ओह तो निश्चित रूप से आपके मन में आपके दोस्त की पत्नी के लिए कोई भावना नहीं है ना। फिर फिलिप बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। फिर लीन बोलती है कि ओह डियर शायद मुझे मुकरन लेना चाहिए। फिर फिलिप बोलता है कि एलेना क्या आप हमेशा परेशान रहती हैं। फिर एलेना मुंह फुलाकर बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ इसलिए मुझसे बात मत करो। फिर फिलिप बोलता है कि ओह उचित नहीं है, तुम्हें पता है कि मैंने जो भी कहा था वह सच नहीं था, यहाँ तो बस एक मजाक था। फिर लीन मनी मन बोलती है कि ओह क्या अभी मैंने क्या देखा, क्या वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसके बाद वे लोग नदी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वाह यहाँ कितना खूबसूरत है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना सुंदर कोई झील भी है। फिर फिलिप बोलता है कि क्या आपको यहाँ झील देखकर बचपन की यादें याद नहीं आती, मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था। फिर लीन बोलती है कि ओहो मुझे ऐसा लगता है कि। फिर एलेना बोलती है कि ओह आपको मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है लेडी बेटिनो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। फिर लीन बोलती है कि ओह ऐसा है क्या। फिर फिलिप बोलता है कि और इन दोनों मार्टिन की हालत कैसी है, मुझे आशा है कि वहाँ तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रहा होगा। फिर लीन बोलती है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद लीन पीछे की बातों को याद करती है और मनी मन बोलती है कि लॉर्ड अरबुद बहुत ही ज्यादा दयालु और अच्छे इंसान बन गए हैं, लेकिन किसी बिंदु पर वहाँ कुछ ज्यादा ही सुरक्षात्मक है। फिर फिलिप बोलता है कि क्या आप प्रेग्नेंट है तो आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर लीन बोलती है कि हाँ मैं अपना ध्यान ठीक से रखूंगी। आखिरकार वहाँ अधिकार जताने वाला नहीं है। तभी पीछे से एक आदमी दौड़ कर आता है और बोलता है कि क्या आप लेडी सुफनहम है। फिर एलेना बोलती है कि हाँ वहाँ मैं ही हूँ, क्या बात है जल्दी बोलो। फिर वहाँ आदमी बोलता है कि यहाँ एक जल्दी इमरजेंसी है, एक छोटा सा बच्चा बेहोश हो गया है, क्या आप उन पर एक नजर डाल सकते हो। उसके बाद वे लोग उस छोटे से बच्चे के पास आते हैं। उस छोटी सी बच्ची की मॉम बोलती है कि एनी उठो मेरी बच्ची, प्लीज उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ है। एलेना बोलती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बच्चा बीमार हुआ है, क्या हुआ है। फिर एनी की मॉम बोलती है कि क्या आप वही है लेडी शुफियान, यहाँ ठीक से खेल रही थी तभी अचानक उल्टी हुई और फिर वहाँ बेहोश हो गई। फिर लीन उसे देखकर मनी मन बोलती है कि वहाँ पहले तो ठीक थी तो वहाँ अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गई। फिर लीन की नजर एनी की जेब पर जाती है और उसके जेब में कुछ जंगली फल रखे हुए थे। लीन उसे देखकर मनी मन बोलती है कि मैं उन जामुनों को पहचानती हूँ। फिर लीन बोलती है कि क्या इस बच्चे ने जामुन खाए हैं। उसके बाद एनी की मॉम बोलती है कि हाँ आपने ठीक कहा। फिर लीन बोलती है कि ये जहरीले जामुन है, हमें जल्दी से जल्दी इसका एंटीडोट दवा बनाना होगा और उसे देना होगा। फिर एनी की मॉम चौंकती है और बोलती है कि क्या यहाँ जहरीला है। उसके बाद एलेना बोलती है कि क्या आप इसके बारे में जानती है और इसका एंटीडोट कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी लेडी बेटिनोआ। फिर लीन बोलती है कि हाँ कुछ हद तक।
फिर लिन को याद आता है कि कुछ टाइम पहले रियाना ने उसे बोला था कि क्या तुम वहाँ जंगली जामुन देख रहे हो लिन? यहाँ देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ जहरीले होते हैं। यहाँ खाने से बेहोशी और लकवा हो सकता है। अगर आपको इसका इलाज पता ना हो तो आप मर भी सकते हैं। फिर लिन बोलती है कि यहाँ बहुत ज्यादा भयानक लगता है, इसका इलाज क्या है? उसके बाद रियाना बोलती है कि सच कहूँ तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। आप झील से कुछ काई ले और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दे। उसके बाद सीन पलट में आता है और फिर लिन वही काढ़ा बना के ले आती है। और फिर एनी की मॉम बोलती है कि क्या सचमुच आप चाहती है कि मेरी बेटी को मैं यहाँ खिला दूं? और फिर आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि क्या यहाँ सचमुच एंटीडोट है। फिर और कोई बोलता है कि उफ यहाँ क्या है। फिर और कोई बोलता है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है। फिर लीन बोलती है कि अगर आपको अपनी बेटी को बचाना है तो आपको इसे जरूर पिलाना होगा। फिर एनी की मॉम बोलती है कि खैर अगर यहाँ एनी को बचाने के लिए है तो। फिर एनी की मॉम एनी को वहाँ काढ़ा पिला देती है। तभी एनी की आंखें खुलती है और वहाँ बोलती है कि मॉम मॉम। एनी की मॉम एनी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि हाँ लॉर्ड, आप अभी कैसा महसूस कर रही हो एनी? क्या आप ठीक हो? फिर एनी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब मुझे सुन्नेपन महसूस नहीं हो रहा। फिर सब लोग ताली बजाने लगते और बोलते हैं कि वहाँ तुरंत ही ठीक हो गई। फिर फिलिप बोलता है कि यहाँ बहुत ही अच्छा था माय लेडी। और उसके बाद एनी की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी को बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एलेना मनी मन बोलती है कि हो तो ऐसा लगता है कि लेडी बेटनियन औषधि और जड़ी बूटी के बारे में बहुत ज्यादा जानती है। फिर एलेना बोलती है कि तो क्या हम लोग अभी वापस चले? उसके बाद फिलिप बोलता है कि हाँ चलते हैं, वैसे भी गाड़ी तैयार है। फिर एनी की मॉम बोलती है कि हम आपके ऋणी है काउंटेस बेटनियन। फिर लिन बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपकी बेटी एनी बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रही है। फिर एनी की मॉम बोलती है कि एनी आपको काउंटेस बेटनियन के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। फिर एनी बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय लेडी। फिर लिन स्माइल करते हुए बोलती है कि आपको जो भी बेरी दिखे उसे नहीं खाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद एनी की मॉम बोलती है कि तो फिर ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अपना ध्यान रखना। फिर एनी और एनी की मॉम वहाँ से चले जाते हैं। और फिर फिलिप बोलता है कि अभी क्या हुआ लिन? यहाँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। फिर लिन बोलती है कि क्या माफ करे। उसके बाद एलेना चिल्लाकर बोलती है कि ओह आपको यहाँ कैसे पता चला? आपको उसका एंटीडोट कैसे पता था हमारी लेडी? और आपने औषधियों और जड़ी बूटी के बारे में कहाँ से सीखा, बताइए ना। फिर लिन स्माइल करते हुए बोलती है कि वो तो मैं एक लेडी के साथ अपनी जीविका के लिए जड़ी बूटी इकट्ठा करा करती थी। मैंने उसके माध्यम से बहुत सी चीजें एकत्रित की और मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर एलेना बोलती है कि फिर भी मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी उसकी तबीयत में सुधार ला पाओगे। फिर लिन बोलते है कि ओह फिर हमारे जाने का टाइम हो चुका है। फिर लिन वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ओह मैं आपसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक हूँ लॉर्ड हार्गेस और लेडी सुफी हैनियम। फिर वे दोनों बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना लिन। तभी एलेना लिन का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज एक मिनट रुकिए माय लेडी। जिस विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की वहाँ पर औषधियाँ और जड़ी बूटी के बारे में भी हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आपको एक रेफरल की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छी फार्मासिस्ट बनोगी। फिर लिन मनी मन बोलती है कि क्या मैं फार्मासिस्ट? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन और डिक को दिखाया जाता है। लिन डिक को बताती है कि आज क्या क्या हुआ। फिर लिन बोलती है कि और फिर मैंने उस लड़के के जेब में जामुन देखा। मुझे इसका एंटीडोट पहले से ही पता था, इसलिए मैंने उसकी मदद करी और यहाँ मेरा सौभाग्य था कि वहाँ तुरंत जाग गई। जब लेडी सुफियान ने मुझे देखा तो पता है क्या हुआ? उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ एक अनुशंसा लेटर लिखेगी ताकि मैं कॉलेज में औषधि और जड़ी बूटी के बारे में पढ़ाई कर सकूं। डिक को अचानक गुस्सा आता है और वहाँ चिल्लाकर बोलता है कि कॉलेज जाना का कोई भी रास्ता नहीं है। इससे लिन थोड़ा सा चौंकती है। फिर लिन बोलती है कि लेकिन मुझे यकीन है कि मैं फ्यूचर में मदद कर सकती हूँ। फिर मार्टिन बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहे और अपने बच्चे पर ध्यान दे। सो ऐसा मत करो, इसे दोबारा कभी भी मुझे मत कहना, ठीक है? और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। महारानी अपने चेयर पर बैठी होती है और ड्यूक दरवाजे से महारानी को देखता है और मनी मन बोलता है कि महारानी अच्छा अच्छा। उसके बाद मार्टिन महारानी के पास जाता है और फिर महारानी बोलती है कि ओहो यहाँ यंग मास्टर एरोपुत नहीं है, अपने पिता के बिना यहाँ पर आना तुम में तो बहुत साहस है। उसके बाद मार्टिन बोलता है कि अरे नहीं, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं अकेले आ सकता हूँ। फिर महारानी मार्टिन के सिर पे अपना हाथ रखती है और बोलती है कि ओहो तो तुम सब अब बड़े हो गए हो। मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर नहीं है कि मैं सारे मेहमानों का स्वागत कर सकूं।
लेकिन इससे पहले कि आप घर जाए, काश मैं उससे पहले बेहतर हो सकूं और फिर मैं आप लोगों का स्वागत और जब आप जाए तो आपको विदा भी कर सकूं। चलो फिर हम लोग शाही महल में एक साथ टहलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन भजन में आता है। ड्यूक बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है और पीछे की बातों को याद कर रहा होता है और मन ही मन बोलता है कि मुझे नहीं पता अगर लिन मुझे छोड़ दे तो मैं क्या करूँगा और मैं ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर ड्यूक आता है और बोलता है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, यहाँ खतरनाक हो सकता है मेरी प्यारी बहू। तभी लिन उठती है और बोलती है कि हेलो महामहिम। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या आप लंबे टाइम तक मेरा इंतजार कर रहे थे? जूली ने फ्रूट पाई बनाई है, क्या आप इसे चाय के साथ खाना चाहोगे? फिर लिन स्माइल करते बोलती है कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा। लिन मनी मन बोलती है कि हफ्ते में 2 बार मैं अपने ससुर जी के साथ चाय पीती हूँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ हमारे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का अच्छा अवसर है। पहले तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था जब मैं एयरपोर्ट स्टेट में नौकरी की। मैं तब एक नौकरानी थी, तब से मेरी मुलाकात कभी भी उनसे नहीं हुई थी, लेकिन वह मुझे सहज महसूस कराने के लिए अपने रास्ते से हट गए और अब मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे का परिवार बन चुके हैं। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि और मुझे दूसरे दिन एलिजाबेथ का लेटर मिला। फिर लिन थोड़ा सा चौंकती है और फिर बोलती है कि क्या? फिर उसने क्या कहा? उसके बाद ड्यूक बोलता है कि हमेशा की तरह वहाँ शिकायत से भरा हुआ था। उसने बस मुझे इतना कहा कि वहाँ घर लौटना चाहती है। फिर लिन बोलती है कि पापा मुझे पूरा यकीन है कि आप एलिजाबेथ को याद करते हो, आखिरकार वहाँ आपका खून है। ड्यूक यहाँ सुन के थोड़ा सा चौंकता है और बोलता है कि क्या खून? फिर ड्यूक को पीछे की बातें याद आती है। ड्यूक की पत्नी बोलती है कि हमारी बेटी बिल्कुल हमारी तरह दिखती है। फिर ड्यूक बोलता है कि मुझे याद नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हुई थी। फिर डचेस बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने माता पिता की संपत्ति पर अपने बच्चे को जन्म दूंगी, यहाँ क्या तुम्हें याद नहीं है? आप इतनी ज्यादा बिजी थे कि आप भूल गए होंगे कि मैंने आपको यहाँ सब कुछ कहा था। क्या यहाँ सुंदर नहीं है? यह निश्चित रूप से एरोपूत है। फिर सिन पर में आता ड्यूक बोलता है कि बस इस बारे में अब कोई बात नहीं है, मैं आपको ज्यादा असमंजस में नहीं डालना चाहता, चिंता मत करो, एलिजाबेथ जल्दी वापस नहीं आएगी। उसके बाद लिन बोलती है कि थैंक यू पिताजी। फिर लिन बोलती है कि ओह क्या मैंने आपको बताया कि मैंने पिकनिक पर एक छोटी बच्ची की जान बचाई? फिर ड्यूक बोलता है कि ओह क्या ऐसा है, आपने ऐसा कैसे किया? उसके बाद लिन बोलती है कि मैं औषधियों और जड़ी बूटी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। सच कहूँ तो लेडी सोफियन ने सुझाव दिया कि मैं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूँ जहाँ पर वो पढ़ाई करती थी, लेकिन लॉर्ड एरोपूत ने मुझे जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मार्टिन कहाँ से आ रहा है। फिर लिन बोलती है कि क्या? मैं नहीं समझी। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि मार्टिन को पहले भी अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा। मुझे यकीन है कि जब आप उससे दूर होगे तो वह नहीं चाहेगा कि आपके साथ कुछ भी घटित हो। वह जितना ज्यादा दिखता है वह उससे कहीं ज्यादा कमजोर दिल का है। फिर लिन मनी मन बोलती है कि ओह क्या ऐसा है कि इसीलिए उसने मुझे वैसे शब्द कहे थे। उसके बाद लिन बोलती है कि मुझे यह बताने के लिए थैंक यू पिताजी। फिर ड्यूक बोलता है कि उसे हर टाइम अपनी मर्जी चलाने मत दो, यदि आप सचमुच अपने सपने चाहते हो तो उन्हें मत छोड़िए। फिर लिन बोलती है कि ठीक है फादर, मैं यहाँ अपने दिमाग में रखूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलेना आई है और लिन का चेकअप कर रही है। वहाँ बोलती है कि दिल की धड़कन सामान्य है और माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ है। आपको कैसा लगता है कि आप जल्दी ही इस दुनिया में एक बेबी एरोपूत का स्वागत करोगे? फिर लिन बोलती है कि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा अवास्तविक है। फिर एलेना बोलती है कि यहाँ तो सब कहते हैं, मुझे यह यकीन है कि बच्चा बिल्कुल आपके जैसा होगा माय लेडी। फिर लिन बोलती है कि पर ऐसा क्यों? उसके बाद एलेना बोलती है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मार्टिन का बच्चा मार्टिन जैसा होता है तो उसका स्वभाव कैसा होता? फिर लिन हंसते हुए बोलती है कि ओह क्या ऐसा है? ओ लेडी सुफियोम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए झील में तैरना क्या यहाँ संभव है? फिर एलेना बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हो। उसके बाद लिन हंसते हुए बोलती है कि ओह यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं तुम इसके बारे में सब कुछ बाद में बताऊंगी। फिर लिन मनी मन बोलती है कि मैं अब किसी और को कार्यभार संभालने नहीं दूंगी, मैं यंग मास्टर मार्टिन को यहाँ दिखाऊंगी। वहाँ जिस बात को लेकर इतना ज्यादा टेंशन में है, मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्टिन को दिखाया जाता है। मार्टिन बोलता है कि आपने क्या कहा, क्या आप झील के किनारे पिकनिक बनाना चाहते हैं?
फिर लीन बोलती है कि हाँ आपने ठीक कहा, और मुझे यहाँ भी पता है कि आज दोपहर आप बिल्कुल खाली है और आपके पास कोई भी काम नहीं है। फिर मार्टिन बोलता है कि हाँ यह सच है, लेकिन फिर लीन बोलती है कि लेकिन मैंने तो सोचा था कि हम कुछ टाइम अकेले में साथ में बिता सकते हैं, क्या तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो। उसके बाद टिक उसकी बात सुन के ब्लश करने लगता है और बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम गर्म कपड़े पहनो और हम दोनों एक साथ घोड़ा साझा करेंगे। फिर लीन बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई माय लॉर्ड। तभी नोरा पीछे से लीन को धीरे से बोलती है कि ओह माय लेडी, क्या आप निश्चित है कि आपको हमारी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर मार्टिन बोलता है कि ओह एक घोड़ा तैयार करो टॉमी। फिर टॉमी बोलता है कि जी महाराज। उसके बाद लीन बोलती है कि चिंता मत करो, हम ठीक जाएंगे, लेकिन तुम्हें मैंने जो बताया था वहाँ बहुत सारे तौलिए पैक करने की जरूरत है। उसके बाद मार्टिन और लीन दोनों पिकनिक पर पहुँच जाते हैं। लीन बोलती है कि यहाँ बहुत सुंदर है, जब मैं बच्ची थी तब मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आई हूँ। फिर मार्टिन बोलता है कि और ना ही मैं। फिर लीन बोलती है कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तब मैं बहुत ज्यादा खुश भी थी और बहुत ज्यादा टेंशन में भी, क्योंकि मैं पहले कभी भी पिकनिक पर नहीं गई थी। उसके बाद मार्टिन बोलता है कि अच्छा ऐसा है, मुझे खुशी है कि आपके पास साथ में बिताए गए अच्छी यादें हुई है। फिर लीन बोलती है कि क्या हम दोनों एक स्नैक्स खा ले जो हमारे स्टाफ द्वारा पैक की गई थी। फिर लीन सारे खाने की चीजों को बाहर निकालती है और फिर बोलती है कि वहाँ उन लोगों ने बहुत ही सारा खाना भेजा है। और मार्टिन बोलता है कि ओह जूली ने हमारे लिए पूरी पाई भी बनाई है, वहाँ जानती है कि यह आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर लीन बोलती है कि माय लॉर्ड, क्या तुम्हें वहाँ दिन याद है जब हम दोनों मिलकर शिकार पर आए थे। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ बेशक मुझे याद है, मैं शिकार करने के लिए गया था, मुझे बिल्कुल याद है। और मुझे यह भी याद है कि तुम्हें पूरी पाई कितनी ज्यादा पसंद है और आपने पौधों और जड़ी बूटी के बारे में अपनी माँ से सीखा। मुझे हर एक छोटी से छोटी बातें याद है। फिर लीन बोलती है कि आपने मुझे उस दिन बेर क्यों दी थी। फिर मार्टिन बोलता है कि किस दिन। उसके बाद लीन बोलती है कि आपको पता है आपके अकेडमी में रवाना होने से ठीक एक दिन पहले जब मैंने आपको रुमाल दिया था। फिर हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। लीन आगे देख के बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या यंग मास्टर। मार्टिन झाड़ी से निकलकर बाहर आता है और फिर लीन बोलती है कि आप यहाँ क्यों आए थे और झाड़ी में क्या कर रहे थे। उसके बाद मार्टिन एक रुमाल आगे करता है, उसमें कुछ बेरीज थी और वहाँ बोलता है कि ये लो यहाँ तुम्हारे लिए है। उसके बाद लीन बोलती है कि क्या बेरीज, आप यहाँ मुझे क्यों दे रहे हैं। फिर मार्टिन बोलता है कि इसलिए क्योंकि आपने कहा था कि यह आपको पसंद है। फिर सीन पजने में आता है और फिर मार्टिन बोलता है कि ओह अब मुझे याद आ गया है, लेकिन आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हो। फिर लीन बोलती है कि आप अकेडमी जाने के लिए तैयार हो रहे थे और आप बहुत ज्यादा बिजी थे, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए टाइम निकाला और बेरीज लेके के आए। फिर मार्टिन बोलता है कि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता था कि जब तुम्हें वहाँ बेरीज मिले तो तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से खिल उठे। मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन जब भी हम लोग मिलते थे आपके चेहरे पर एक डरावना और घबराया भाव रहता था। और फिर एक दिन मैंने आपको माइनस के साथ देखा, उस टाइम मैंने तुम्हारे चेहरे पर देखा, तुम्हारे चेहरे पर बेफिक्री और बहुत ही अच्छी स्माइल थी और तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम वास्तव में एक उज्जवल, खुश मिजाज और अच्छी व्यक्ति हो। और मैं चाहता था कि तुम मुझे देख के भी ऐसे ही स्माइल करो। और मुझे लगता है कि यहाँ तभी से सब कुछ शुरू हुआ। वही दिन था जब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया लीन। फिर लीन थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है कि माय लॉर्ड, मैं एकेडमी में जाना चाहती हूँ और जड़ी बूटी के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। तभी मार्टिन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्सा होते हुए उठ के बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस बात पर दोबारा मुझसे बात मत करना। फिर लीन बोलती है कि लेकिन तभी मार्टिन चिल्लाता और बोलता है कि प्लीज मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अगर तुम्हारे दूर रहने के दौरान कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपकी जान चली जाए या फिर और कुछ हो जाए। तभी लीन उठती है और दौड़ती है। मार्टिन पीछे से बुलाता है और बोलता है कि क्या आप कहाँ जा रही हो। लीन जाकर सीधे नदी में कूद जाती है। मार्टिन यहाँ देख के बहुत ही ज्यादा चौंकता है और चिल्लाकर बोलता है कि लीन क्या तुम क्या कर रही हो। तभी मार्टिन भी बहुत तेज दौड़ता है और दौड़ते हुए बोलता है कि मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मार्टिन जैसे नदी के पास पहुँचता है, लीन उसका हाथ पकड़ती है और पानी में खींच लेती है। मार्टिन चिल्लाकर बोलता है कि अरे नहीं, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, इसका क्या मतलब है लीन। फिर लीन हंसने लगती है और बोलती है कि क्या आप क्या सोच रहे थे, पानी सचमुच आपको जगा देता है ना। जब भी मैं किसी झील के पास आती हूँ तो मैं तैरने के लिए उसमें कूद जाती हूँ। इसी वजह से मुझे ठंडे पानी में तैरने की आदत हो चुकी है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं पहले जितनी उतनी फुर्तीली नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी भर काम किया है और मैं एक घोड़ी जितनी स्वस्थ हूँ। ऐसा कहकर माय लॉर्ड
मैं बिना लड़े नहीं मरूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसके बाद मार्टिन बोलता है कि लीन, तभी मार्टिन चीखता है और फिर लीन बोलती है कि ओह माय लॉर्ड, आपको तो सर्दी लग गई है। फिर मार्टिन बोलता है कि मुझे यहाँ नहीं पता, लेकिन मैं ठंड से कांप रहा हूँ। फिर लीन बोलती है कि ओह तो रुकिए, मैं ढेर सारे दवाई लेके आई हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन मेड को दिखाया जाता है। वह चिल्लाती है और बोलती है कि क्या माफ करे, क्या आप दोनों झील में गिर गए थे? फिर लीन हंसते हुए बोलती है कि हाँ आपने सही कहा। फिर मेन लेडी चिल्लाती है और बोलती है कि ठंड में तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, हमारी लेडी प्रेग्नेंट है, आपको सावधान रहना चाहिए था, आपको हमारी लेडी का ध्यान रखना चाहिए था माय लॉर्ड। फिर लीन और मार्टिन बोलते हैं कि हाँ हमें माफ कर दीजिए। फिर दूसरे बोलते हैं कि क्या वहाँ क्या हो रहा है, उन्हें डांट पड़ रही है, अभी अभी आखिरकार क्या हुआ? फिर मेन मेड बोलती है कि ओह यहाँ समय बहुत ही खराब चल रहा है, इससे पहले कि माय लेडी आप दोनों को देख ले, आप दोनों पहले साफ हो जाइए। उसके बाद लीन बोलती है कि आपका मतलब क्या है? तभी वहाँ पर और कोई आती है और बोलती है कि ओह डियर, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में कष्ट सह रहा था। तभी लीन बहुत ही डरते हुए पीछे देखती है, वहाँ एलिजाबेथ होती है। वहाँ बोलती है कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे थे, तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो? तुम्हें मेरा अच्छे से सम्मान करना चाहिए, जल्द से मेरा सम्मान करो। मार्टिन और लीन एलिजाबेथ को देख के बहुत ज्यादा चौंकते हैं। एलिजाबेथ हंसते हुए बोलती है कि हाँ मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती, क्या आप सचमुच प्रेग्नेंट हो? तो मैं सही था, तुमने मेरे भाई को बहकाया और प्रेग्नेंट हो गई। जब तुम मुझे घर से बाहर निकाल सकते हो, यहाँ कहकर एलिजाबेथ आगे आती है। तभी मार्टिन अपना हाथ आगे करता है और एलिजाबेथ को रोकता है और बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि मेरी बहन से दूर रहो। फिर एलिजाबेथ बोलती है कि तुम पागल हो गए हो मार्टिन, तुमने उसे बस अपने साथ इसलिए रखा क्योंकि वहाँ प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर ड्यूक आता है और बोलता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है? ड्यूक एलिजाबेथ को देख के बहुत ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या एलिजाबेथ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपने तो घर आने के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया था। फिर एलिजाबेथ घबराते हुए बोलती है कि मैं तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ जानना चाहती थी। फिर ड्यूक चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारा चेहरा यहाँ पर दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने भाई और उसके बच्चे और माँ को मारने की कोशिश की। यहाँ सुनकर सारे सर्वेंट चौंकते हैं और वे लोग आपस में बोलते हैं कि क्या यहाँ सच है? क्या वह ऐसा कर सकती है? ओह सचमुच, क्या इसीलिए उसे दूसरे देश भेजा गया था? फिर ड्यूक चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुम भूल गए, तुम्हें सजा के तौर पर ताजिरजान भेजा गया था। अपनी गाड़ी में वापस जाओ और तुरंत यहाँ से चली जाओ। फिर एलिजाबेथ अपने पापा का कपड़ा पकड़ती है और बोलती है कि पापा मुझे नहीं पता था कि उस टाइम मुझे क्या हो गया था, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मुझे सचमुच अपने परिवार की बहुत ही ज्यादा याद आई, बस इतना ही। और मैं अपने भाभी से भी व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहती हूँ, बस इतना ही। क्या आपको पता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसका मतलब वहाँ नहीं था? तभी मार्टिन चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ सब कुछ नाटक है पिताजी। फिर एलिजाबेथ बोलती है कि प्लीज मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगी, तो प्लीज मुझे यहाँ पर कुछ दिन रहने दो। फिर ड्यूक मनी मन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि एलिजाबेथ इस टाइम झूठ बोल रही है, लेकिन यहाँ तक कि अभी भी। फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक वीक का टाइम देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब एक वीक पूरा हो जाए तो आप ताजिरम वापस चले जाए। फिर एलिजाबेथ रोते हुए बोलती है कि क्या एक वीक यहाँ काफी है? पापा बहुत लंबी टाइम यात्रा करने के बाद मुझे भूख लग गई है, क्या हम सभी लोग साथ में खाना खा सकते हैं? मुझे मिस जूली और उनके हाथ के खाने की बहुत ज्यादा याद आई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ड्यूक अपने कमरे में होता है और बोलता है कि डैम इट, मैं यहाँ कसम खाकर बता सकता हूँ कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। आखिरकार पापा ने उसे यहाँ पर रहने की अनुमति कैसे दे दी? फिर लीन बोलती है कि खैर आखिरकार वहाँ उनकी बेटी है। फिर मार्टिन बोलता है कि इधर आओ लीन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए मत डरो। उसके बाद लीन मार्टिन को हक करती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पता है कि तुम करोगे। फिर मार्टिन बोलता है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी भी टाइम किसी भी स्थिति में आप उसके साथ अकेले ना रहे, उससे बच्चे तो यहाँ बेहतर होगा। फिर लीन बोलती है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सब लोग खाने पे बैठते हैं और फिर लीन मनी मन बोलती है कि और इसी के साथ लेडी एलिजाबेथ के साथ मेरा असहज हफ्ता शुरू हो गया, यहाँ देखने के लिए कि कुछ भी घटित ना हो। मैंने उसके साथ अकेले रहने से बचने की पूरी कोशिश की और एक बार हम दोनों का आमना सामना हो गया। फिर एलिजाबेथ बोलती है कि गुड मॉर्निंग भाभी। फिर लीन बोलती है कि ओह गुड मॉर्निंग। फिर लीन मनी मन बोलती है कि लेकिन यहाँ बस मेरे पास से गुजर गई और मुझे से बस नॉर्मली बात की। क्या मैंने पहले दिन जो उसकी आंखें देखी थी, जो मेरे प्रति घृणा से भरी हुई थी, क्या वहाँ बस मेरी कल्पना थी? समय बीतता चला गया और इससे पहले कि मैं जान पाती, लीन के पास एक सर्वेंट आती है और बोलती है कि माय लेडी एलिजाबेथ ने आपको चाय पर बुलाया है।
फिर लिन बोलती है कि क्या सचमुच उसने ऐसा किया? क्या अचानक उसे मुझे बुलाना क्यों पड़ा? फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि वो आपसे मिलना चाहती थी क्योंकि वहाँ कल टार्जन वापस लौट रही है और उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो आप अपने निजी सर्वेंट को अपने साथ ले जा सकती हो। फिर लिन थोड़ा सा सोचने लगती है और फिर नोरा बोलती है कि यह आखिरी रात है, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होगा, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूंगी। क्या सचमुच कुछ घटित हो सकता है? उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, वह अपने बालों में कॉम्ब कर रही होती है और मनीमन बोलती है कि अपने बालों को खुद ही संवारना यहाँ आसान नहीं होता। अगर मैं लिन को इस स्टेट में नहीं लाई होती तो मैं इस तरह से ताजरवान में नहीं पहुँचती। एलिजाबेथ को याद आता है कि डिग्नेस से बोला था कि अगर तुम मेरी बेटी न होती तो मैं तुम्हें इससे भी कड़ी सजा देता। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि मैं तुम्हें विदेश भेज रहा हूँ। उसके बाद सीन पर में आता है एलिजाबेथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपना शीशा तोड़ देती है। यह सब कुछ उस बिच की वजह से हुआ है। काश वहाँ मर गई होती, चीजें वैसी हो जाती जैसे पहले हुआ करती थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक को और टॉम को दिखाया जाता है। टॉम बोलता है कि क्या आपके पास कुछ खाली टाइम है? माय लॉर्ड, क्या आप अपने लिसनर को याद नहीं रख रहे? उसके बाद यंग मास्टर बोलता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ड्यूकडम का नेतृत्व करना यहाँ आसान नहीं है। उसके बाद टॉम बोलता है कि हाँ यह सच है। टॉम मनी मन बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चतुर हो। तभी टॉम की नजर सामने जाती है और वो बोलता है कि क्या मैं सामने माय लेडी और नोरा को देख सकता हूँ? क्या वे दोनों सैर पर जा रहे हैं? उसके बाद मार्टिन मनीमन बोलता है कि क्या वह एलिजाबेथ की क्वार्टर की ओर जा रही है? लीन वहाँ पर क्यों जा रही है? उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लीन एलिजाबेथ से मिलने के लिए गई है। एलिजाबेथ बोलती है कि यहाँ चाय बहुत ही सुगंधमय शहद और चमड़ी से बनी हुई है, थैंक यू नोरा इसे बनाने के लिए। फिर एलिजाबेथ चाय पीने लगती है लेकिन लीन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। फिर एलिजाबेथ बोलती है कि रिलैक्स, मैं ताजवन जाने से पहले बस आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। फिर लीन बोलती है कि ओह अच्छा ऐसा है। उसके बाद एलिजाबेथ बोलती है कि आपकी डिलीवरी की तारीख कब की है? फिर लीन बोलती है कि ओह इस मंथ के एंड में। फिर एलिजाबेथ बोलती है कि मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्या आप खुश हो? फिर लीन बोलती है कि हाँ जरूर, मुझे अपना जीवन बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे पास पहले कोई भी नहीं था लेकिन अब मेरे पास परिवार है और ऐसे लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं। और हाँ, मैं अपने वर्तमान जीवन से उतनी भी ज्यादा खुश नहीं हो सकती। फिर एलिजाबेथ बोलती है कि ओह यहाँ कितने आश्चर्य की बात है, तुम कुछ दिनों पहले ही तो मेरे पीछे खड़ी रहती थी है ना, लेकिन अब यहाँ मेरे सामने बैठी हो। अगर मैं तुम्हें उस भाग्यशाली दिन में घर नहीं ले आती तो मुझे कभी भी विदेश में नहीं जाना पड़ता और मैं भी फिलिप से सगाई कर चुकी होती। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी नोरा मनीमन बोलती है कि अरे नहीं, चीजें अलग लग रही है, मुझे जल्दी से मदद मांगने जाना है। तभी नोरा वहाँ से जाने लगती है और फिर एलिजाबेथ उस पे किसी धारदार चीज से हमला करती है। इससे लीन बहुत ही ज्यादा चौंकती है। फिर लीन नोरा के पास जाती है और बोलती है कि नोरा। फिर नोरा बोलती है कि माय लेडी, तुम्हें जरूर यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर एलिजाबेथ बोलती है कि यहाँ सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बिच। लीन मनीमन बोलती है कि अरे नहीं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर एलिजाबेथ बोलती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम छोटी कमीनी। लीन मनीमन बोलती है कि मैं इतनी ज्यादा डरी हुई कि मैं मुश्किल से चल पाऊंगी। फिर एलिजाबेथ बोलती है कि एक बार जब मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिर लीन मनीमन बोलती है कि नहीं, मुझे अपना काम ठीक से करना होगा, मुझे चलना होगा जैसे एलिजाबेथ। लीन पर वार करने वाली होती है, लीन एलिजाबेथ का हाथ रोक लेती है। एलिजाबेथ चिल्लाते हुए बोलती है कि नीच नौकरानी कहे कि मेरा विरोध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर लीन बोलती है कि मैं वहाँ लीन नहीं हूँ जिसे तुम याद करती हो, तुम्हारे पास खुद को दोष देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तभी एलिजाबेथ लीन को झटका के फेंक देती है और लीन का गला दबाते हुए बोलती है कि बदतमीज बीच, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि आपको लोग चांदी के बालों वाली राजसी के रूप में देखते हैं, क्योंकि मेरे लिए तुम हमेशा मेरी नौकरानी रहोगी और तुम्हारे विपरीत मैं शुद्ध कुलीन व्यक्ति हूँ। तुम में और मुझ में बहुत ही ज्यादा फर्क है। जैसे ही एलिजाबेथ लीन को मारने की कोशिश करती है तभी पीछे से मार्टिन आता है और एलिजाबेथ को रोक लेता है, जिससे मार्टिन के हाथों में चोट लग जाती है। मार्टिन चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी से रुथ, आप नोरा को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ और टॉमी जांच करो कि हम इस कांच के टुकड़े से छुटकारा पा ले। एलिजाबेथ बहुत से डरती है और बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ मार्टिन। फिर मार्टिन बोलता है कि एलिजाबेथ, अभी अभी आपने क्या कहा? लीन मार्टिन के हाथों को पकड़ती है और बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। फिर मार्टिन बोलता है कि
तुम और लीन रात और दिन की तरह अलग हो। सच तो यहाँ है कि तुम असली एलिजाबेथ हो ही नहीं। मॉम का एक अफेयर था, इस वजह से तुम कम ही नहीं हो। तभी एलिजाबेथ चिल्लाती है और बोलती है कि झूठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। फिर मार्टिन बोलता है कि मेरे पास एक मॉम का लेटर है जिसमें उन्होंने इस संबंध में मुझसे बात की और सब कुछ कबूल किया। पापा को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे आश्चर्य कि अगर उन्हें ये सब पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा। तुम्हारे पास चॉइस है, मैं दुनिया को यहाँ सच्चाई बता सकता हूँ और आपसे लेडी एलिजाबेथ की उपाधि भी छीन सकता हूँ, या फिर आप लिन से माफी मांग सकते हैं और फिर अपना बाकी जीवन एलिजाबेथ के रूप में ताजिवान में बिता सकते हैं। तो तुम्हारी चॉइस है, तुम किसे चुनोगे। एलिजाबेथ के हाथ पर बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं और एलिजाबेथ बोलती है कि प्लीज। उसके बाद एलिजाबेथ नीचे बैठ जाती है और बोलती है कि प्लीज मेरी माफी स्वीकार करे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि दोबारा कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी और अंत में मुझे अपना पूरा जीवन एक एलिजाबेथ के रूप में जीने की अनुमति दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत खेद है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ वापस जा रही है और सभी लोग बोलते हैं कि बाय बाय एलिजाबेथ। सारे सब आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि कोई भी उसे विदा करने के लिए नहीं आया। फिर और कोई बोलती है कि तो जो कुछ हुआ उसके बाद कौन आएगा। वे लोग शायद उसे अपना परिवार भी नहीं मानते। हमें अब अंदर चलना चाहिए। एलिजाबेथ तिरछी नजरों से ऊपर देखती है। ड्यूक ऊपर से एलिजाबेथ की तरफ देख रहा होता है। ड्यूक का सहायक बोलता है कि क्या आप उन्हें विदा करने के लिए नहीं जाएंगे योर हाइनेस। फिर ड्यूक बोलता है कि यहाँ पर्याप्त से अधिक है। फिर वहाँ सहायक बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर ड्यूक बोलता है कि मार्विन, अगर एलिजाबेथ मेरी बेटी होती तो क्या चीजें अलग होती। क्या एलिजाबेथ पूरी तरह से अलग और बहुत ज्यादा दुष्ट हो गई थी क्योंकि मैं सच का सामना करने से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, या फिर वहाँ ऐसे पैदा हुई। फिर ड्यूक का सहायक बोलता है कि मैं बस इसका उत्तर नहीं जानता महाराज। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर किसी के भी पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं, यहाँ तक कि अभी भी वहाँ सदैव मेरी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन और मार्टिन को दिखाया जाता है। वे लोग टहल रहे होते हैं और फिर लिन बोलती है कि क्या यहाँ सचमुच खत्म हो गया है। फिर मार्टिन बोलता है कि यहाँ खत्म हो गया है, आपको एलिजाबेथ को फिर कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। फिर लिन बोलती है कि और हाँ, आपका हाथ कैसा है, क्या आप उसे हिला पा रहे हैं। फिर मार्टिन बोलता है कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ बस एक युद्ध का निशान है जो मुझे मिला है, आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था इसीलिए। फिर भी तुम इसकी परवाह मत करो। फिर लिन रोने लगती है और फिर मार्टिन बोलता है कि क्या तुम रो रही हो, क्या सच में अभी भी, और जब तक हम रहेंगे मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। उसके बाद मार्टिन लिन का दिया हुआ रुमाल निकालता है और बोलता है कि आप अपने भले के लिए बहुत प्यारे हैं। तो यहीं पर हमारे एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।